हमारे बच्चे आज फ्रेंच पढ़ रहे हैं, स्पेनिश पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं पढ़ रहे? कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने और कुछ समाज के ऐसे लोगों ने इसके इस प्रकार से निर्माण कर दिए कि उन्होंने ये मान लिया कि ये ज्योतिष एक सिर्फ लूटने का केंद्र बन चुका है। क्या ये सब्जेक्ट स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल इसको पढ़ाना चाहिए। तो सोच के देखो कि चंद्रमा का महत्व कहीं ना कहीं हमारे हर धर्म और जैन धर्म से भी जुड़ा हुआ है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ग्रहों का हमारे जीवन पे कोई महत्व नहीं होता? तो वो हर धर्म से जुड़ा हुआ है, माने या ना माने, जुड़ा तो हुआ है। नग डलवाते हैं आप? राम रतन, राम के साथ जो रतन वर्ड लगाया ना, ये राम रतन धन पायो। बिल्कुल ये एक ऐसा नग है, अगर ये कोई सही मार्ग में पाले ना और सही तरीके से पाले तो मैं कहता हूँ उसे तो दूसरे रतन पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किस्मत और कर्म कैसे दिखते हैं इसको? कर्म के साथ उसे सही तरीके मार्गदर्शक किया जाए, वो कर्म क्या बन जाएगी? किस्मत। और वो किस्मत बन जाएगी एक डायमंड रूप के अंदर। बच्चे जन्म से ही अपंग होते हैं, ये बिल्कुल। कौन से कर्म होते हैं? हमारा जब जन्म होता है ना हम भाई चुनाव कर सकते हैं, ना माता, ना पिता, ना दादा, ना दादी, ना कुल, ना व्यापार। हर कुंडली में राहु की समस्या रहती है। बिल्कुल रहती है। क्या ये युग चल रहा है राहु का? सबने ना खराब इतना कर दिया है कि राहु का एक्चुअल में हम सही मायने में रिजल्ट नहीं ले पा रहे। यही राहु इतना पैसा देना जानता है। अक्सर लोगों को जन्म स्थान से दूर जाके कामयाबी मिलती है। बिल्कुल। ये कौन सा ग्रह होता है? ये हमारा राहु और केतु, चौथे घर में जिसका बुध बैठा होता है, ये राज सिंहासन का मालिक है। पर राज सिंहासन उसे मिलेगा जो घर से दूरी प्राप्त करेगा। जितना दूर जाएगा उतना सक्सेस हो जाएगा। किसी के राहु खराब है, उसको कैसे ठीक करते हैं? राहु को बैलेंस करना सबसे उत्तम तरीका है, पहले तो किचन में रोटी खाना शुरू कर दे। सूर्य को ठीक करने के क्या उपाय? मैं कहता हूँ सूर्य को ठीक करना सबसे सरल मार्ग ये है कि अपने पिता से अच्छा रखना। जिसने अपने पिता से अच्छा रिश्ता कर लिया उसका सूर्य बहुत उत्तम हो गया। कुंडली मिलाना शादी के लिए कितना जरूरी होता है? कुंडली मिलाना मैं कहता हूँ शादी के लिए बहुत जरूरी होता है। बीमारी और मृत्यु का पता चल जाता है? हाँ, बीमारी और मृत्यु दोनों का पता चल जाता है, पर मृत्यु बताना ये एस्ट्रोलॉजी का विधान नहीं है। श्री राम, जय राम, जय जय राम। सभी भाइयों को जय श्री राम। आज के पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स से, ऐसे इंसान से जो एक गुरु भी हैं, एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम पे दर्ज है, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। एस्ट्रोलॉजी के अंदर इनको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है। निपुण है एस्ट्रोलॉजी में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेदों से जुड़े हुए ज्ञान के बारे में आज चर्चा होगी। कैसे आप वेदों की शक्ति से अपने कर्मों के माध्यम से अपनी हर दुख दुविधा को दूर कर सकते हैं। पॉडकास्ट के लिए निमंत्रण दिया हमने दीपांशु जी को, जो एक सफल एस्ट्रोलॉजर हैं। आइए इनसे जानते हैं ग्रह क्या है, ज्योतिष क्या है, कैसे ये आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। आइए स्वागत करते हैं दीपांशु जी का। दीपांशु जी राम राम। राम राम जी। सर, ज्योतिष क्या होता है? बिल्कुल, ज्योतिष की बात करने से पहले उस परमात्मा का पहले ध्यान जो जिसने सबका निर्माण किया। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्ते। जो एस्ट्रोलॉजी है, जितनी भी सृष्टि थे, जितने भी निर्माण हुए, जितने ग्रह हुए, कोई तो उनको पैदा करने वाला हुआ है। और वो पैदा करने वाली एक माँ होती है जिसका हमने ध्यान किया है, क्योंकि माँ से ही सारी चीजों की एक उत्पत्ति होती है। जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत पुराना कंसेप्ट है। ये हमारे ऋग्वेद से निकला हुआ है। ऋग्वेद के अंदर हमारे 6 वेदांग हुए हैं, जिसमें व्याकरण आई है, शिक्षा आई है। वहीं से हमारी एक निकली है ज्योतिष। ज्योतिष को चलाने के लिए बड़े सारे ऋषि आए, जिन्होंने अलग अलग संदर्भ में अपना अपना ज्ञान दिया है। होरापराशर ऋषि जी आए, भृगु जी आए, तो ऐसे आगे आगे चलते रहे। जो एक एस्ट्रोलॉजी है, ये एक 2 चीजों के आधार पे है, जिसको आज के टाइम में बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूज कर दिया गया है। हम लोग बहुत ज्यादा आज भ्रमित हो चुके हैं। हम सबसे ज्यादा आज के समय में जो भ्रमित हुए हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो हुए उपायों के अंदर। आज हमने हर एक चीज का ही उपाय ढूंढ लिया है। हम कहते हैं इस चीज का भी उपाय है, छोटी सी कोई रोग लग जाता है हम कहते हैं उसका भी उपाय है। पर एस्ट्रोलॉजी एक हमारी उससे भी बड़ी एक चीज बताती है, वो बताती है कर्मा आधार।
जो हमें जीवन की कला सिखाती है। जी। अगर हम जो जीवन जीते हैं उसके पीछे कोई ना कोई हमारा एक टीचर रहा होता है, पुरातन समय से कोई ना कोई किसी का गुरु रहा है। जी। तो आज के समय में सबसे मैं उत्तम गुरु मानता हूं वो है एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम लोग अपने जीवन का संदर्भ जान सकते हैं, अपने जीवन के कर्मा के आधार पे, और जिसके कर्म आज के समय में सही है उसके हर उपाय लग जाते हैं। पर आज के समय में हमने एक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये जाना है, अब जितने हमारे ग्रह हैं वो सारे के सारे ग्रहों का संबंध हमारे जीवन से रहा है। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, ये 5 तत्व भी किसी ग्रह से जुड़े हुए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत सागर है जिसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। जो आपकी सारी ऑडियंस है इनसे आज हम बात करेंगे, इनकी जो छोटे छोटे और बड़े से बड़े जो दुख हैं, कष्ट हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी के कष्ट हैं, इनको कैसे एस्ट्रोलॉजी से फॉलो करके और कर्म के आधार पे कितना इजिली इसको ठीक किया जा सकता है। लोगों को बहुत सारे भ्रम हैं ज्योतिष को लेके, क्योंकि पद्धतियां बहुत ज्यादा है। आपने बोला ऋषि मुनि आए, पहले तो वेदों ने हमें ज्ञान दिया, फिर भगवान ने ज्ञान दिया, भगवान के उपदेश आए। हम भगवत गीता पढ़ते हैं, वो संपूर्ण ज्योतिष है। भगवान आपको उपदेश दे रहे हैं कर्म कैसे करने हैं, किसको कौन से रिश्ते को कैसे संभालना है। हर देवी देवता ने अपने अपने माध्यम से आपको इशारे दिए। संत महात्मा फकीर भी आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। आज ऋषि मुनि आपको ज्योतिष नहीं सिखा सकते, ऋषि मुनि मोक्ष के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो परंपरा थी ये आज एक एस्ट्रोलॉजर के हाथ में है। एक ज्योतिषी जिसे बोला जाता है, उसके ऊपर समाज की बहुत सारी जिम्मेदारी है। जो चीज हम गुरुओं से लेने जाते थे, गुरुकुल में जाते थे, ऋषि मुनि जी के पास जाते थे, संत फकीर के पास जाते थे, आज ज्योतिष को भी लोग उसी रूप से देखते हैं। आपके साथ एक आदमी वो बातचीत कर लेता है, वो राज आपको बता देता है जो आपके अपने सगे भाई बहनों को नहीं बता पाता। सो ये विद्या है, मैं जो आज तक समझा हूं। आपने बोला ऋग्वेद से हमें शिक्षा भी मिली। क्या ज्योतिष को महाविद्या अगर कहें तो कितना का आप सहमत है? जी, ज्योतिष एक सच में एक महाविद्या है, और एक ज्योतिष से हमारे कई चीजों के बारे में जाना जा सकता है। सबसे बड़ा जाना जा सकता है अपने जीवन के बारे में। जिस प्रकार से हम लोग गुरुकुल में जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वो शिक्षा हमारे एक आगे जीवन को बनाती है। आज के समय के अंदर हम देखें तो लोग कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हैं, स्कूल्स के अंदर जाते हैं। किस लिए जाते हैं? वहां से एक शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम लोग अपने करियर को बनाना चाहते हैं जी। पर आप देखो एक करियर का भी कहीं ना कहीं एक अंत हो जाता है। पर ज्योतिष एक ऐसी महाविद्या है, वो विद्या दे सकती है जिसका अंत ही नहीं हो सकता है। कैसी हमारी शिक्षा हमारे जीवन में ग्रहण कर सकती है, जिस शिक्षा से हमारी जो अगली पीढ़ी होती है वो भी उसको ग्रहण करके एक नई पीढ़ी का निर्माण कर देती है। जो हम क्या ये सब्जेक्ट स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाना चाहिए? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल इसको पढ़ाना चाहिए। हमारे बच्चे आज फ्रेंच पढ़ रहे हैं, स्पेनिश पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं पढ़ रहे? देखो एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं लोग पढ़ना चाहते क्योंकि सब लोग इसको एक कंसेप्ट ऐसा, क्योंकि इसकी जो छवि बना दी गई है ना, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने और कुछ समाज के ऐसे लोगों ने इसके इस प्रकार से निर्माण कर दिए कि उन्होंने ये मान लिया कि ये ज्योतिष एक सिर्फ लूटने का केंद्र बन चुका है। ज्योतिष एक भ्रम पैदा करने का केंद्र बन चुका है। ज्योतिष एक ऐसा हो चुका है जो कहीं ना कहीं लोगों को सिर्फ एक उपायों में उलझा देता है, जिसमें लोग वहम में पड़ जाते हैं। पर ना ज्योतिष वहम में डालता है, ना ज्योतिष उलझाता है। तो आपको भगवान के साथ जोड़ता है। बिल्कुल, ज्योतिष एक सुलझाता है, उलझे हुए व्यक्ति को सुलझाता है। अब आप और मैं, हम एक साधारण प्राणी है, पर हमें भी कोई ना कोई दुख कष्ट होगा। वो दुख कष्ट क्या करता है? वो उलझा ही तो रहा है। पर दुख और कष्ट से निकलने का जो निवारण है, उसका जो रास्ता है, वो एक एस्ट्रोलॉजी है। और एस्ट्रोलॉजी एक हमें बहुत बढ़िया अपने जीवन में उस उलझे हुए रास्ते से सुलझा करके उस परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना सकता है। ये हर किसी के जीवन पे काम करती है। ये हर किसी के जीवन पे काम करता है, वो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, कुल से हो,
कोई भी लिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सूर्य ने सुबह आना ही आना, जी सूर्य ने कभी जाति, सूर्य ने कभी किसी की कला देख करके, सूर्य ने कोई अमीरी गरीबी का भेद करके, सूर्य ने किसी के भी वर्ण का भेद करके, सूर्य ने किसी देश का भेद करके, सूर्य ने किसी भी प्रकार का भेद करके क्या अपना प्रकाश डालता है? सूर्य कोई भेद नहीं करता। सूर्य सबको संपूर्ण प्रकाश देता है। धरती पे जब सूर्य की किरण आती है तो उतना ही प्रकाश मुझे मिल रहा है जितना एक रिक्शे वाले को मिल रहा है, और जितना उस अंबानी को मिल रहा है, जितना उस बड़े बड़ी हस्तियों को मिल रहा है, और जितना हमारे देश के माननीय लीडर्स को मिल रहा है, उतना ही प्रकाश एक लेबर कैटेगरी वाले को भी मिल रहा है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एक सूर्य और चंद्र या कोई ग्रह हमारे जीवन में नहीं डाल सकता प्रभाव? एक धर्म से, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, क्या उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता? मिलता है, किसी भी धर्म से जुड़ा हो। हाँ, वो धर्म वाला ये कह सकता है मैं उसे मानता नहीं हूं, मैं इस ग्रहों को नहीं मानता हूं, पर वो मान भी रहा है, बस स्वीकार नहीं कर रहा है। चंद्रमा ने रोज अपनी शीतलता प्रदान करनी है। और देखो, एक बड़ी गहराई की एक बात है, अभी आपने जैसे धर्म से जोड़ा है कि किसी भी धर्म के ऊपर क्या ग्रहों का महत्व होता है। अब देखो, हमारे जीवन काल के अंदर जो सिख धर्म है, हमारे में पूर्णमासी का कितना बड़ा महत्व है। वो ही पूर्णमासी का महत्व सनातन धर्म में भी है। जी वो ही चंद्रमा का महत्व हमारी ईद से भी जुड़ा हुआ है। तो सोच के देखो कि चंद्रमा का महत्व कहीं ना कहीं हमारे हर धर्म और जैन धर्म से भी जुड़ा हुआ है। जी तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ग्रहों का हमारे जीवन पे कोई महत्व नहीं होता? तो वो हर धर्म से जुड़ा हुआ है, माने या ना माने, जुड़ा तो हुआ है। आप एक विद्वान हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे काम करते हैं। जो वैदिक ज्योतिष है ये बाकी की पद्धतियों से अलग कैसे है? जैसे एक हमारे जीवन के अंदर हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का निर्माण किसी भी प्रकार से होता जाए, पर जो हमारे दादा कुल रहे हैं, हमारे कोई ना कोई कुल देवता रहे हैं, जी हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं, मेन तो वही रहे हैं। आगे तो सिर्फ हमने क्या किया, हमने सिर्फ उसके अंदर कोई ना कोई अपडेट लेकर आए हैं, पर जो एक रहा है वो तो वही रहा है जो है। तो जो वैदिक है ये जड़ है। आप कह रहे वैदिक ज्योतिष से ही सब कुछ निकला है? बिल्कुल, ये जड़ है। आगे तो सिर्फ एक वृक्ष है, वृक्ष के तने हैं, उसका महत्व अलग अलग चला जाता है। वो एक पुरातन है, पुरातन विद्या है, और पुरातन ही रहेगी ये। आपने बोला ज्योतिषी आज के दिन बहुत भ्रमित करते हैं लोग। सो एक सही ज्योतिषी की पहचान क्या होती है? देखो, सही ज्योतिष की पहचान ये है कि वो आपकी कुंडली को देख करके जी आपकी प्रॉब्लम का निवारण तो करे, पर वो प्रॉब्लम का जो निवारण करे वो दो प्रकार से करे। जी उसके कर्म आधार पे, जी और दूसरा उस परमात्मा के आधार पे। देखो, सबसे बड़ी ताकत तो आज के समय में, किसी ने, लोग कहते हैं अब आज के समय में जो युवा है, अभी युवा अलग अलग चीजों में कहते हैं हमने तो परमात्मा को नहीं देखा। जी सब लोग एक परमात्मा की बातें करते हैं, हमने नहीं देखा है। लोग ग्रहों की बात करते हैं, लोग तो आज के टाइम में चंद्रमा पे चले गए हैं, ये आज तक ग्रहों की बात करते हैं। तो परमात्मा कोई देखने की वस्तु नहीं है। अगर इतना वो सस्ता होता तो हर किसी को दिख जाता। वो फील करने का एक भाव है। और एस्ट्रोलॉजी की जो सबसे बड़ी पहचान रही है, और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सबसे अच्छी पहचान रही है, कि उसके कर्म आधार पे और उसको उस परमात्मा से अगर जोड़ के उसका निवारण कर दे तो सबसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। अगर वो कहे कि इस तरीके से, मेन क्या होता है, मेन है अगर मेरी जाड़ में दर्द है, अब वो मेरे को कहे कि इस जाड़ की दर्द की गोली खाने की बजाय ये उपाय कर लें, वो उपाय कर लें, तो वो तो उतना उसको गहराई में ले जाकर के और जख्म बना लेगा। तो अगर मेरा एक अच्छा डॉक्टर होगा तो वो क्या कहेगा कि भाई ये इसकी जाड़ की दर्द की ये डायरेक्ट गोली है, इसको खा ले, वो जब मैं गोली खाऊंगा वो निवारण हो जाएगा। और अगर हम आज के टाइम में देखें तो अगर एक डॉक्टर जो एक किसी भी प्रकार से हो, जिससे हम लोग आजकल सलाहें ले लेते हैं, आज के टाइम में हमने हर जीवन में हर किसी को अपना डॉक्टर बना लिया है, तो वो तो ऐसे ऐसे उपाय बता देते हैं जिससे जाड़ में ही जख्म हो जाता है, और अंत में क्या होता है, वो जाड़ ही निकालनी पड़ जाती है। तो यही एक डॉक्टर की पहचान और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान, जो आपका सही निवारण कर पाए। जब कोई जातक आपके पास आता है, वो आपसे बहुत सारी बातें शेयर करता है, क्या किसी की निजी बातें शेयर रखना, आदमी आपको सब कुछ बता गया,
क्या वो बातें आप गुप्त रखते हैं? क्या उसकी विधि होती है? देखो, जो हमारे पास आया, जिसने अपने जीवन की वो रहस्य जो हम उसकी कुंडली से भी जान जाते हैं, और कुछ रहस्य वो अपने जीवन की खुद बता भी जाता है, वो रहस्य सिर्फ हमारे हृदय तक ही रह जाते हैं। बहुत सारे लोग उसको यूज करके फिर कारोबार करना शुरू कर देते हैं। नहीं, देखो, एक किसी की जीवन की जिस प्रकार से उसने जब हमसे विश्वास किया, देखो एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है कि वो कहीं ना कहीं आपको एक बेस्ट टीचर मान के आया अपने जीवन में, कहीं ना कहीं उसने आपको गुरु मान लिया, किसी ने आपको अपना दोस्त मान लिया। जब उसने जो चीज हमें जिस भाव में मानी और उसने जो हमें बता दिया, तो वो सिर्फ हमें ही पता और हमारे ही हृदय तक वो चीजें रह जाती हैं। उसका तो या तो हमें पता होता है उस कमरे में, या उसको पता होता है, या फिर ठाकुर जी को पता है, बाकी किसी को नहीं पता होता। क्या आपके परिवार में भी कोई ज्योतिषी था या आपने खुद सीखी है? अगर परिवार की बात करें तो मेरे परिवार में कोई भी ज्योतिष नहीं रहा है, जी, आपने खुद और सीखी है। मैं खुद ही ज्योतिष विद्या के अंदर आया हूँ। ये जी। मेरा एक इंटरेस्ट रहा है। क्यों रहा है, उसका रीजन ये है कि जब मैंने देखा एक्चुअल में, क्योंकि मैं भी समाज में रहा हूँ, तो लोग आज के टाइम में अलग अलग ज्योतिषाचार्य के पास जा जाके जीवन काल के अंदर थक चुके हैं। और देखो, जिसे दुख होता है ना, उसे पता होती है उस पीड़ा का, जी। और वो कितने एस्ट्रोलॉजर के पास जब जाता है, वो उसे काम क्या करते हैं, वो उसे यूज करते हैं। जी। ऐसे देखा है, जो मेरे सज्जनगण हुए हैं, उनको सिर्फ क्या किया गया, सिर्फ उनको उपाय के नाम पे कभी पूजा, कभी रतन, कभी कोई कर्म कांड, यही करवा के उन्हें लूटा गया। जब मैंने इस सब चीजों को जाना, तो मैंने कहा नहीं, तो मैं इस जैसे कई हजारों लोग होंगे, तो उनको सही मार्ग पे लाने के लिए, और इस समाज में युवा पीढ़ी के साथ, और जो यंग हैं, और जो अभी भी अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं, जो 45 एज के हो गए, कोई 60 एज के हो, ताकि उनके साथ एक ऐसी कनेक्टिविटी बने जो अपने जीवन के सही कर्म कर पाए, और सही कर्म ही जीवन का आधार है। वो एस्ट्रोलॉजी से हम सही उपाय, उपाय के नाम पे क्या होता है, उपाय तो हर एक चीज का होता है, पर उपाय करना क्या है वो डिपेंड करता है, जिससे उसके जीवन में कोई खराबी ना हो, ताकि उसके जीवन में बदलाव आए, और बदलाव ही जो है वही एक सही उपाय है जीवन का। एस्ट्रोलॉजर दीपांशु जी के क्या प्रिंसिपल है एस्ट्रोलॉजी को लेके? मेरे एस्ट्रोलॉजी को लेकर के ये प्रिंसिपल्स हैं कि सबसे पहले तो सामने वाली जो व्यक्ति है, जी। वो आपके पास आया क्यों है। देखो, वो आया तो अपने दुख के कारण आया है, सुख के कारण तो कोई भी नहीं आएगा। जी। अगर वो सुखी है तो वो क्यों आएगा, वो किसी दुख के कारण आया। जब वो अपने दुख के कारण आया, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि उसके दुख को समझे, उसके दुख को जाने, और उसके दुख को जान करके उसे वो रहस्य और उसे वो सोल्यूशन बताए जो धर्म शास्त्र के अनुसार हो और कर्म आधार पे हो, जिससे उसका जीवन बदल के उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल पाए। ना कि उसे कोई ये कि मैं उपाय के नाम पे कह दूं कि लाओ भाई तुम इतने पैसे दे जाओ, तुम्हारा हम ये कर देंगे। नहीं, उसे लूटने का नहीं, सही मार्ग दिखाने का मेरा सिर्फ यही सिद्धांत है जीवन का। नग डलवाते हैं आप? देखो, मैं नग खुद भी नहीं पहने हुए, जी, जी। और मैंने नग डलवाता भी नहीं, और मैंने खुद भी नहीं पहने हुए। कारण ये है कि नग से बड़ा एक जी। जो नग है, अगर हम बात करें तो वो नग क्या है, राम रतन। जी। राम के साथ जो रतन वर्ड लगा है ना, ये राम रतन धन पायो। बिल्कुल ये एक ऐसा नग है, अगर ये कोई सही मार्ग में पाले ना, और सही तरीके से पाले, तो मैं कहता हूं उसे तो दूसरे रतन पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जीवन में। उसके पास ऐसा रतन आ जाएगा। ये रतन नहीं, मैं ये कहता हूं कि एक ऐसा रतन है, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि रगड़ा और जिन प्रकट हो गया, ये ऐसा रतन है कि बस जो मांगेगा वो मिलेगा ही मिलेगा। पर वो रतन पहनना कैसे है, बस ये विधि बताने का मार्ग हमारा है। क्या हर ज्योतिषी हर क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है? हाँ बिल्कुल, हर ज्योतिष हर क्षेत्र में अपने अपने तरीके से विशेषज्ञ होते हैं। सब कुछ सिखाया जाता है एस्ट्रोलॉजी में? बिल्कुल सब कुछ, कि करियर को लेकर के आज के टाइम में सबसे बड़ी अब प्रॉब्लम क्या रही है, करियर। अगर हम बात करें ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में समाज में, देखो अगर सही करियर नहीं है ना जीवन काल के अंदर, तो उसके पास गलत मार्ग है। जी। करियर ही उसका सही मार्ग है जीवन काल का। आज के टाइम में क्या है, माँ बाप सबसे बड़े परेशान है, जी। अपने बच्चों को लेकर के परेशान है, तो सिर्फ वो करियर और पढ़ाई को लेकर के, जहां सही चुनाव ही नहीं हो पाता। आज के टाइम में क्या है, अगर हम बात करें तो इंसान क्या करता है, बीटेक कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, आईएएस की तैयारी कर दी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर दी, पर अगर ये प्रॉमिस उस परमात्मा ने उसके एस्ट्रोलॉजी में दिया ही नहीं हुआ गवर्नमेंट जॉब का, तो वो गवर्नमेंट जॉब की अपनी प्रिपरेशन करता करता अपने करियर को स्पॉइल कर देता है।
और वो ही करियर उसके जीवन काल के अंदर दुष्प्रभाव डालता है। दुष्प्रभाव कहाँ डालता है? फिर हम कहते हैं ये नशे में चला गया, गलत मार्ग में चला गया। वो जाता क्यों है गलत मार्ग में? वो जाता है तो कहीं ना कहीं अपने करियर से समस्या में, प्रॉब्लम में आ जाता है। और ये करियर का चुनाव हम एस्ट्रोलॉजी से बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि वो किस तरीके से एक सही अपने करियर को, बिजनेसमैन है, अब वो बिजनेसमैन में उसके पास पैसा आ सकता है, उसके अंदर बड़े अच्छे गुण हैं, हम एस्ट्रोलॉजी से देख लिए भाई ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, पर वो कर रहा है नौकरी। हमने एस्ट्रोलॉजी से देखा ये बहुत अच्छा नौकरी के अंदर बहुत अच्छे से आगे जा सकता है, पर वो कर रहा है दुकान, और दुकान में हो गया वो फेल। फिर हम कहते हैं करियर मेरा फेल हो गया, और वो कहीं ना कहीं सही मायने में दोष पता है किसको देता है? तो उस परमात्मा को दोष देता है। वो कहता है परमात्मा ने मेरे साथ किया। परमात्मा ने तो जीवन काल के अंदर हर इंसान के अंदर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से एक प्रॉमिस लिख के भेज दिया है। बस वो उसे अगर प्रॉमिस पता होगा अपना, तो करियर का सही चुनाव होकर के सही मार्ग होके अच्छा अपने जीवन काल को चला सकता है। एक इसी करियर की हम लोग पहचान उसके, अब देखो एक साधारण जन प्राणी, अगर हम ग्रहों की बात करें तो साधारण जन प्राणी को भी हम ग्रहों की बात करें तो जैसे सूर्य है, सूर्य अगर किसी की कुंडली में 10वें घर पे बैठा हुआ है, जी। जिनको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो वो देख सकते हैं, जिनका सूर्य लगन में बैठा हुआ है तो ये व्यक्ति बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। पर अगर अब हम इसको कह दे गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट जॉब कौन सी कर सकता है सही मायने में? गवर्नमेंट जॉब कोई एक प्रकार की तो है नहीं। अब देखो चपड़ासी से लेकर के आईएएस ऑफिसर तक ये सारी गवर्नमेंट जॉब ही है, पर गवर्नमेंट जॉब में किस क्षेत्र में जाना है वो हम एक उसकी कुंडली को प्रॉपरली तरीके से पढ़ करके बता सकते हैं कि आप किस लाइन के अंदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। खाली लोग आज के टाइम में क्या करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं और इधर उधर की बात सुन लेते हैं, कहते हैं हमारा सूर्य लगन में है भाई मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकता हूं। वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता रहता है, अंत समय में कहता है मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं, एस्ट्रोलॉजी झूठ है। नहीं, तो आपने इंटरनेट से सर्च किया है, आपने सुनी सुनाई बात पे विश्वास कर लिया कि एक सूर्य लगन में है तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, फिर लगी क्यों नहीं? उसका कारण ये है कि गवर्नमेंट जॉब लगनी कहां थी, आप तैयारी किसकी कर रहे थे? हो सकता है आपकी तो बैंक की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी थी, आपको वहां जाना चाहिए था, पर आपने खुद की प्रिपरेशन कहां कर ली? पुलिस की तैयारी में। पर पुलिस तो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर गवर्नमेंट जॉब कैसे लगेगी? एक व्यक्ति पुलिस की तैयारी कर रहा है, उसका मंगल ही वीक है, उसकी गवर्नमेंट जॉब बैंक में जा सकती थी। तो इस तरीके से हम लोग एस्ट्रोलॉजी से एक बड़े अच्छे करियर का चुनाव कर सकते हैं। किस्मत और कर्म कैसे देखते हैं इसको? देखो अब सबका सवाल ये होता है किस्मत बड़ी है या कर्म बड़ा है। लगन में सूर्य है, गवर्नमेंट जॉब का योग है, आदमी ने अप्लाई ही नहीं करा, क्या मिल जाएगी गवर्नमेंट जॉब? देखो गवर्नमेंट जॉब तो वही चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी प्रिपरेशन की, उसी से जुड़ गई। अब यहाँ पे अब उसने अप्लाई ही नहीं करा तो मिलेगी भी नहीं। तो दूसरा ये है कि वो अगर प्रिपरेशन भी गलत कर रहा है तो फिर खराब हो गया उसका तो योग। कर्म प्रधान हुए ना, कर्म प्रधान हुआ, पर कर्म के साथ उसकी कर्म भी कहां पे काम करेगा? जैसे अगर कर्म के साथ अगर एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस जोड़ दी जाए और अगर कर्म के साथ उसे सही तरीके मार्गदर्शक किया जाए, वो कर्म क्या बन जाएगी? किस्मत। और वो किस्मत बन जाएगी एक डायमंड रूप के अंदर, क्योंकि कर्म खाली भी कर्म नहीं काम करेगा। अब वो उस जमीन पे वो खोद रहा है जो जमीन ही भूमि बंजर है, कर्म तो वो कहेगा मैंने बहुत सारी मेहनत कर दी, फिर भूमि से प्रकट तो कुछ भी नहीं हुआ फसल, तो यानी भूमि का चुनाव ही गलत था। अगर उसको वही मार्गदर्शक किसी ने, सही विशेषज्ञ ने ये कर दिया होता कि मेहनत तो तेरी उतनी ही लगनी है पर सही भूमि पर मेहनत कर ले, और उतनी ही मेहनत में सही भूमि से सही फसल का निर्माण हो जाएगा। कुंडली में सारे घर उच्च के हैं, सारे घरों में अच्छे ग्रह हैं, फिर भी फल नहीं मिल रहा। बिल्कुल, देखो जो समय लग रहा है हर चीज के अंदर, बिल्कुल, और लोग तड़फ रहे हैं। एक आम जातक की क्या समस्या है कि सर मेरे शुक्र चल रहा है, मेरे सब ग्रह ठीक हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी मुझे फल नहीं मिल रहा। क्योंकि फल जब कर्मों में लिखा है तभी मिलेगा ना, कि भाग्य को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। भाग्य मैं कहता हूं बदला जा सकता है, कि भाग्य बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकता है। भाग्य बदलता कैसे है? भाग्य बदलने के लिए सबसे पहले क्या होता है? निर्माण। भाग्य तभी बदलेगा जब उसका निर्माण होगा। तो निर्माण कैसे होता है? अब एक व्यक्ति, अब जैसे मान लो शुक्र की महादशा चल रही हो जी, अब वो कह रहा है मेरी तो शुक्र की दशा चल रही है, तो उसने सारी जगह से सुन लिया कि शुक्र की महादशा में तुम्हें लग्जरी लाइफ मिलेगी,
अब शुक्र की महादशा में लग्जरी लाइफ तो मिलेगी, ये 100% है, पर लग्जरी लाइफ भी हमारे किस सिद्धांत पर मिलेगी ये भी निर्भर करता है। अब मेरा काम है कि मैं एक रिक्शा चालक हूं, मैं एक जॉब करता हूं, मेरी एक छोटी मोटी तनख्वाह है, या मैं कोई व्यापार करता हूं, मेरा छोटा मोटा व्यापार है, और एक व्यक्ति वो है अंबानी अडानी जिनका व्यापार है। अब शुक्र की महादशा में मेरी कैपेसिटी कितनी है, मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हो गया शुक्र की महादशा अंतरदशा के अंदर, तो मेरे लिए तो 1 लाख बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और वो ही उसके लिए अंबानी अडानी के लिए क्या होगी, शुक्र की महादशा अंतरदशा क्या करेगी, उसको कहीं 100 करोड़ के प्रोजेक्ट दिलवा देगी। कर्म कर्म बड़े कर रहे हो, है ना। तो अब ये कैसे होगा। अब देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारी कुंडली के अंदर और पूरे ब्रह्मांड के अंदर कर्म देवता शनि को बोला गया जी। तो शनि ही हमारा कर्मों का निर्माण करता है। शनि किस में बिलीव करता है, शनि खुद भी बिलीव किस में करता है, कर्म प्रधान में। अब देखो अब हमारी शुक्र की महादशा काम कैसे करती है जी। अब इसका जो समय काल के चक्कर का उत्तर अब हमें शनि देगा, जो बड़ा गहराई उत्तर है ये समझने वाला। हम एक गए शॉपिंग मॉल के अंदर, मैंने खरीदी 1000 रुपए की शर्ट, 2000 की शर्ट। मैंने एक लग्जरी शोरूम में गया हूं, 2000 की शर्ट खरीद रहा हूं, ये मेरा शुक्र तो रिप्रेजेंट हो रहा है। पर अब मैं गया, एक मान लो कि बंदा किसी बाजार में गया और मैं गया हूं रिक्शे से, रिक्शे वाला कह रहा है कि भाई मैं लूंगा 100 रुपए। मैंने कहा ना ना 100 रुपए नहीं दूंगा, 80 रुपए दूंगा। वो कह रहा है भैया मेरे को 100 रुपए। मैंने कहा नहीं 80 रुपए लेने हैं तो ले भैया। तो मैंने उसको 80 रुपए दे दिए और 80 रुपए दे करके वो मेरे को ले गया। तो अब मैंने देखो क्या करा, उसका 20 रुपए का हक मारा। वो 100 रुपए में बिल्डिंग खड़ी करने की नहीं सोच रहा था, वो 100 रुपए में अपना घर चलाने की सोच रहा था। और शोरूम वाले ने जो 2000 की मेरे को शर्ट बेची है ना, जिससे मैंने तोल माल कुछ भी नहीं किया, वो BMW चलाने की सोच रहा था। तो हक किसका मारा, उस व्यक्ति का मारा जिसने घर चलाना था। जब 20 रुपए आप उसके रख सकते हो तो फिर शुक्र आपको कितना दे लेगा, फिर शुक्र भी आपका अधिकार रखेगा। शुक्र भी फिर उतना ही देगा जितनी हमारी हस्ती है लेने की। हस्ती तो हमारी उतनी ही हुई ना, जब मैं 20 रुपए रख रहा हूं तो अब कर्म तो खराब कर लिया। जब कर्म ही खराब कर लिया तो फिर फल भी 80 रुपए के हिसाब से ही मिलेगा, उसके 20 रुपए रखे हुए का भी अब मूल चुकाना पड़ेगा। पर यही व्यक्ति की अब खासियत क्या होती है, अब अंबानी अडानी हो गए या जितने रिच पर्सन हो गए, अब इनको शुक्र की महादशा या कोई भी महादशा जीवन काल के अंदर आ जाती है। कई महादशा बहुत कुछ देने वाली होती है। राहु होता है, राहु बहुत कुछ देना जानता है, राहु लेना भी जानता है, पर राहु लेगा किससे और देगा किसको। अब यहां पे अगर एक व्यक्ति अंबानी अडानी या जितने लोग होते हैं, या हम लोग कई लोग आप देखोगे कई लोग बहुत खुश रहते हैं, उनके पास लग्जरी आती रहती है। कारण ये होता है कि वो कभी भी तोल मोल उसके साथ नहीं करते जिसके साथ नहीं करना चाहिए, वो कभी नहीं करते उसके साथ। अब यहाँ 100 रुपए की सब्जी लेनी होती है तो हम लोग कहते हैं भैया 90 रुपए की सब्जी लगा लो। और यही जब हमें कोई चीज ब्रांडेड खरीदनी होती है, आईफोन, तो कभी सोचा ही नहीं आईफोन खरीदते, फिर तो तोल मोल नहीं होता। तो हम लोग कहते हैं 70,000 के दे दे भैया 70,000 का, पर 70 रुपए की चीज में 70 रुपए 7 रुपए तोड़वाने पे लगे रहते हैं। तो ये कर्म होते हैं और यही कर्म फिर हमें आगे जाके कहीं ना कहीं खराब करता है। और मैं यहाँ पे एक चीज प्रॉमिस करना चाहूंगा, आप अपने जीवन काल के अंदर 43 दिन लगातार जब भी आप होटल रेस्टोरेंट में कभी भी खाना खाने जाएं, अगर आप उसको टिप देनी शुरू कर दो। आप किसी भी रिक्शे वाले से गए हो, 100 रुपए मांगे, आप 110 देने शुरू कर दो। सब्जी वाले से उसने 100 रुपए की आपने सब्जी ली, जो धनिया फ्री में मांग रहे हो ना, उसके भी पैसे देने शुरू कर दो। आप ये देखना आपके जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव आकर के ना, आपकी कुंडली कैसी भी हो पर जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। वो ग्रह आपको पॉजिटिविटी देने लग जाएंगे। कारण जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वेटर ने आपको सर्व किया, आपने उसको 50 रुपए टिप दे दी, अब वो क्या कहेगा आपको, थैंक यू। वो थैंक यू हृदय से होता है, और जो वो हृदय वाला थैंक यू होता है ना, वो बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है। वहीं फिर एक नए कर्म का निर्माण हो जाता है, जिसे हम बोल देते हैं संचित कर्म। और अभी तो हम उलझे ही पड़े हैं पूर्व जन्मों के कर्मों में, वहीं उलझे पड़े हैं। संचित कर्म कैसे काम करता है? संचित कर्म हमारे रोजाना लाइफ के जो जितने कर्म है, ये एक संचित कर्म है। और संचित कर्म कहीं ना कहीं हमारे जीवन काल के अंदर आगे जाके खड़े हो जाते हैं। कैसे? अब एक व्यक्ति आज के समय के अंदर कोई उसने पौधा लगाया, बीज बोया,
बीज बोते ही अब क्या होगा, अगले दिन अगर मैं कहूं कि इसमें से फूल लग जाए नहीं तो लगेगा। मेरी मूर्खता है। उसका भी संचित कर्म किया, भी बीज बोया है, जी। थोड़ा इंतजार करो, फूल उगेगा। उसी प्रकार आज के समय के अंदर क्या हो गया, हमारे लोगों को सब्र ही खत्म हो चुका है। आज कर्म करके आते हैं, कहते कल कुछ मिला नहीं, फिर हम कह देते हैं भगवान गलत है, एस्ट्रोलॉजी गलत है। गलत कुछ भी नहीं है, इंतजार करो। जितने आपने अभी तक पिछले संचित कर्म किए हैं, जब हम लोग पैदा हुए हैं, उस पैदा होने के बाद जितने कर्म किए हैं वो संचित कर्म है। और पूर्व जन्मों के कर्म आधार कुछ अलग है, उसका महत्व अलग है। अभी तक हम पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे कहते हैं कि ये मेरे कर्म है, ये पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण सजा मिल रही है। हो सकता है किसी संचित कर्म के कारण सजा मिल रही है। जैसे अभी हमने बात की कि जैसे रिक्शे वाले के 20 रुपए मारे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा। संचित कर्म का फल उसी समय मिलता है? नहीं, संचित कर्म का फल कभी भी उसी समय नहीं मिलता, पर मिलता जरूर है। कितना समय लगता है? ये समय निर्धारित करता है हमारा जीवन काल का चक्र। काल चक्र। कैसे काल चक्र हमारा निर्धारित करेगा? अभी आपने रिक्शे वाले के 20 रुपए मारे हैं, अगर वो रिक्शे वाले के जो 20 रुपए मारे हैं, वो 20 रुपए अगर उसकी दवाई के थे, और वो हो सकता है वो 20 रुपए जो आपने मारे हैं, हो सकता है उसके लिए बहुत बड़ा काम करना चाहते थे जो जी। आपने 20 रुपए मारे, अब आपका कहीं ना कहीं काम तुरंत रुक जाएगा, उसी समय हो जाएगा। उसी समय तुरंत रुक जाएगा। कभी करके देखो। पर अगर आपने उसके 20 रुपए मारे हैं, उसने कुछ नहीं बोला है, वो चुपचाप चला गया, अब कर्म का निर्माण जरूर हो गया है, अब बीज फटेगा जरूर। अब वो जो फूटेगा वो अब महीने में फूट जाए या 2 महीने में फूट जाए, पर फूटेगा तब जब तक हम भूल चुके होंगे। फिर हम कह देते हैं मैंने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं। रोजाना हम लोग कोई ना कोई कर्म ऐसे कर रहे हैं जो बेकर्म है, और हम रोजाना भूल रहे हैं। फिर हम कहते हैं मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। कितनी हमारे एक इंसान लोग, कुछ बच्चे जन्म से ही अपंग होते हैं, ये बिल्कुल। कौन से कर्म होते हैं? ये पूर्व जन्म, अभी हमने थोड़ी देर पहले कि पूर्व जन्मों का सिद्धांत अलग है। जैसे हमारा जब जन्म होता है, ना हम भाई चुनाव कर सकते हैं, ना माता, ना पिता, ना दादा, ना दादी, ना कुल, ना व्यापार, कुछ नहीं चूज करते। और हमारा जो जन्म होता है एक ऐसे व्यापारी के घर भी हो सकता है, और ऐसे जन्म उसके घर भी हो सकता है जो जीवन का निर्वाह ही एक भीख मांग कर ठीक रहा है, हो, मजदूर के घर भी हो सकता है ना, मजदूर के घर में भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा उस कुल में, उस परिवार में जन्म हो गया है जहां हमारे माता पिता भी कई बार अपाहिज होते हैं, है। जी। और कई बार हमारा ही जन्म ऐसा हो जाता है कि माता पिता तो बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग ही अपाहिज हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार से तो जुड़ा हुआ है। वो कैसे हो जाता है पूर्व जन्म? जैसे अभी हमने आज कोई बीज बोया है कर्मों का फल, पर उस काल चक्कर के कारण हमारी मृत्यु हो गई, पर वो अब जो कर्म यहां बोया है, अब वो पेड़ तो बनेगा, जी। पर वो पेड़ अब अगले जन्म में बनेगा जिसका फल हम लोग खाएंगे। तो इसीलिए अगर हम अपने कर्म, एस्ट्रोलॉजी से हम लोग अपने कर्मों को सही कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कर्म सिखाने का, वही हमें कर्म सिखा देती है। सो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है तो वो शनि ग्रह ही है जो प्रभाव डालता है सबकी जिंदगी में। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो हर ग्रह की एक अपनी महत्वता है, हर ग्रह शनि की। शनि का क्या महत्व है? शनि का देखो, शनि का एक सबसे बड़ा महत्व क्या है कि अभी शनि हम लोग एक ही चीज बोलते हैं कि वो है कर्म प्रधान। जी। तो सबसे बड़ा महत्व हुआ कर्म प्रधान का। अब कर्म कितने प्रकार का हो सकता है वो निर्भर करता है व्यक्ति से व्यक्ति। जो हम दिनचर्या में नौकरी करते हैं ये भी कर्म है, ये भी शनि है। ये भी शनि है ना। हम लोग किसी का हक मारते हैं ये भी कर्मों की उत्पत्ति करती, और किसी को आपने कुछ दे दिया तो ये भी कर्म है। तो शनि हमारा कहीं ना कहीं व्यापार से भी जुड़ा है, शनि हमारे कर्म सिद्धांत से भी जुड़ा है, और शनि हमारी मनी से भी जुड़ा है। आपने पीछे जैसे एक वो मूवी आई थी ना एक हमारी स्कैम 1992, उसके अंदर क्या बोला था, शनि तो इज कॉल्ड मनी। तो शनि वाकई एक मनी है। शनि बहुत पैसा देना जानती है, और शनि बहुत पैसा लेना भी जानती है। आज के अगर हम बात करें, अब शनि कैसे कर्म प्रधान बना, देखो अभी शेयर मार्केट गिरता जा रहा है, शनि मीन राशि में गया। मीन राशि अगर हम कुंडली की बात करें तो 12वां घर हो गया, और 12वां घर इन्वेस्टमेंट का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया, और आइसोलेशन का हो गया। अब शनि ने जैसे ही प्रवेश करा, इन्वेस्टमेंट खराब कर दी लोगों की। जी। पर अब यहां पे शनि देना भी जानता है। अब जिसके कर्म सिद्धांत में जीवन में आना लिखा है, अब वो क्या करेगा, अब यहां इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। जी। इन्वेस्टमेंट करेगा
तो शनि इज कॉल्ड मनी। तो कईयों की शनि ने मनी ले ली और कईयों को अब शनि मनी देगा, और यहाँ पे अब नई नई मेडिसिन का भी निर्माण भी होगा, हॉस्पिटल का भी निर्माण होगा, क्योंकि शनि कर्म है तो वो करवाएगा, 100/100 करवाएगा। शनि के बारे में मशहूर है कि शनि मेहनत बहुत कराते हैं, बिल्कुल, शनि मेहनत करवाता है, रगड़ा होता है करे। शनि का समय जो निकाल गया वो करे फिर ठीक हो जाता है, और शनि का समय जल्दी निकलता नहीं। अभी देखो शनि की अभी साढ़ेसती चल रही है, जी। शनि की साढ़ेसती अभी मीन राशि में है, मीन राशि से निकल के मेष राशि, कुंभ राशि में है। तो शनि अब यहाँ पे क्या करा रहा है, शनि अब यहाँ पे तीनों राशि को मेहनत करवाएगा। जी। पर मेहनत करवाने के बाद शनि देगा बहुत कुछ, पर देगा उसे ही जिसकी साढ़ेसती के अंदर सही मायने में सब्र होगा, सही मायने में कर्म से जुड़ा होगा। अब वो क्या होगा, अब शनि यहाँ पे मेहनत करवाता है, पर हम लोग क्या कर देते हैं, मेहनत ही छोड़ देते हैं। हम लोग कहते हैं नहीं मेरे से तो नौकरी नहीं होगी। शनि बदलाव भी लेके आता है। जी। जब शनि मेहनत करवाता है ना तो बदलाव लेके आता है जीवन काल के अंदर। जी। वो बदलाव कुछ लोग तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग बदलाव से डरते हैं। जो डरते हैं वो फिर इसी कारण से यहाँ मर जाते हैं। कारण क्योंकि शनि है ना, शनि जब मेहनत लेके आएगा तो मेहनत अब एक फील्ड में तो करवाएगा नहीं, क्योंकि उसमें तो आप पहले ही रड़े हुए हो। तो वो मेहनत ऐसी फील्ड में करवा देगा, ऐसी चीजों में बदलाव ले आएगा जहां आप नए होंगे, और जब वो नए होंगे तो वो नया निर्माण खड़ा होगा। तो नया निर्माण आपको करने में, घर जैसे घर बनाने में आज हमने मजदूर लगाए तो ऐसा नहीं कि कल ही हमारा घर बन जाएगा। तो नया निर्माण करने में जो समय लगेगा, और समय के आधार पे फिर जब नए निर्माण के आप भवन में प्रवेश करेंगे तो उसका फल बड़ा ही उत्तम फल होगा। यहाँ पे साढ़ेसती के लिए हम लोग कुछ उपाय कर सकते हैं। उपाय कैसे काम करता है, अब देखो उपाय करता है हमारे मेंटालिटी लेवल को स्ट्रोंग करता है, जो हमारे कर्म को स्ट्रोंग बनाता है। अगर हमारी एनर्जेटिक लेवल ही कमजोर होगा तो मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा, डर जाऊंगा। हमारी मेहनत से डरने का फल क्या है कि चंद्रमा का वीक होना, क्योंकि वो सबसे बड़ा चंद्रमा को ही वीक करता है, क्योंकि चंद्रमा के आधार पे ही चलती है ना। क्योंकि जिसकी अब चंद्रमा मीन राशि में बैठा है तो अब शनि चंद्रमा के ऊपर आ गया, तो अब यहाँ पे मन उसका विचलित होगा। तो उसको मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर कोई पीपल के पेड़ पर डेली जल चढ़ाना शुरू कर दे, और जल चढ़ाने के साथ साथ वहां पे कोई मीठा डालना शुरू कर दे पीपल के पेड़ पे, 100% उसके कर्मों में नया निर्माण होना शुरू हो जाएगा, चंद्रमा स्ट्रोंग हो जाएगा। अब कैसे होगा, इसके पीछे भी लॉजिक है। पीपल के पेड़ पे जब वो जल चढ़ाएगा, पीपल सबसे पहले तो देवता माना गया सनातन धर्म के अंदर, आप देवताओं से जुड़ा हुआ है, हमारे पितर देवताओं से जुड़ा हुआ है। जब आप जल डालेंगे तो छोटे छोटे जीव रहते हैं, चींटियां रहती हैं, तो जब वो मीठा वहां से चुगेंगी खाएंगी तो आपके वो नए कर्मों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, जहां से आपको दुआ मिलनी शुरू हो जाती है, और दुआ एक दवा के रूप में काम कर जाती है हमारे जीवन में। फिर बदलाव आना शुरू हो जाता है, ठहराव आना शुरू होता है। ठहराव ही हमारी कामयाबी है। शनि कहता है ठहराव ले आओ, शनि ठहराव का कारक है, भाग दौड़ का कारक नहीं। हम लोग सोचते हैं ना शनि मेहनत करवाता है, वो मेहनत कहता है कि मेहनत कर पर ठहराव से मेहनत कर। पर हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ मेहनत कर रहे होते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, मेहनत से डर करके हम लोग कहते हैं मेरे से मेहनत नहीं होगी, ठहराव नहीं आता जीवन में, भाग दौड़। तो जीवन काल के अंदर फिर शनि इज नॉट अकॉल्ड मनी फॉर हिम। शनि उसी के लिए मनी है जो अपनी मेहनत उस समय कर्म प्रधान पे टिका रहेगा, तो 100% वो फल संघर्ष करना पड़ेगा आपको शनि के समय, बिल्कुल स्ट्रगल कराएंगे, स्ट्रगल कराएगा। बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं देना शनि ने आपको ना, शनि बिना स्ट्रगल के देना जानता ही नहीं है, और स्ट्रगल के साथ बहुत कुछ देना जानता है। देखो अब हम लोग कहते हैं शनि की साढ़ेसती, क्या साढ़ेसती हम जैसे ही साधारण लोगों पे आती है? नहीं, साढ़ेसती तो देवी देवताओं पे भी आती है, और साढ़ेसती तो अभी संसार के अगर हम लोगों की मान लें लीडरों की बात करें तो साढ़ेसती की अगर हम बात करें तो क्या अंबानी अडानी पे नहीं आती? हाँ जी। तो उनपे भी आती है। पर एक चीज है ना, ये साढ़ेसती से हम साधारण जन ही क्यों डरे, अंबानी क्यों नहीं डरते? हाँ, मैंने सुना है जवाहरलाल नेहरू जी के जब साढ़ेसती आई थी तो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। बिल्कुल। तो हम लोग साधारण जन शनि साढ़ेसती का इतना खौफ लेकर के डर जाते हैं। शनि साढ़ेसती मैं कहता हूं जब आए ना तो उसे अपनी मेहनत 4 गुना कर देनी चाहिए, वो दूसरा अपने जीवन काल का अंबानी बनने को तैयार हो जाएगा। पर वो अगर कहे कि मेहनत भी नहीं करनी और मुझे मिल भी जाए, फिर शनि कहता है नहीं, फिर बैठे रहो। यही हमारे साधारण जन लोगों की प्रॉब्लम। तो शनि फिर कर्म कराने आते हैं आपसे, शनि कर्म करवाने आता है, वो कहता है तो कर्म कर। जो ज्योतिष का सिद्धांत है कि अगर आपको कोई भी दुख दुविधा है तो पहले तो आपका शनि खराब हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है शनि आपसे स्ट्रगल करा रहे हो, तो उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है, कर्म करने हैं। बिल्कुल, यही भगवत गीता में कहा है कृष्ण अब भगवान। यहाँ पर जो बाकी के एस्ट्रोलॉजर हैं वो अपनी दुकान खोल लेंगे अभी उपायों की। बिल्कुल अभी हम उपाय कराने शुरू कर दें तो दुकानदारी होगी। फिर बिल्कुल एक आदमी परेशान है, हमें उसको उसकी परेशानी का कारण बताना है, जिस बिल्कुल वजह से हम जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल तुम्हारी जिंदगी में जो संघर्ष हो रहा है, हम्म, ये जो स्ट्रगल हो रही है, ये समय तुम्हारे से शनि करवा रहा है। बिल्कुल तुम्हें इस समय अच्छे कर्म करने हैं, ये समय निकालना है बिल्कुल और मेहनत करके निकालना है, तप के निकालना है, तो तुम कुछ बन के निकलोगे। बिल्कुल लोग यहाँ पे दम तोड़ देते हैं, जाते हैं पंडित जी कौन सा नग डालूं जी, नीलम डाल लूं। बिल्कुल। क्या कहते हैं, नीलम डालने से ठीक हो जाता है शनि? देखो यही सबसे बड़ी ना भ्रम उत्पन्न कर देती है। यही फिर जो हमारी यंग जनरेशन है, यही यंग जनरेशन फिर हमारे एस्ट्रोलॉजर से दूर होने लग जाती है, वहम में। वहम है ना, कह रहे अमिताभ बच्चन ने नीलम डाल लिया, देखो दोबारा खड़ा हो गया, हुआ देखो, ऐसा कुछ? देखो अमिताभ बच्चन ने नीलम डाला है, सुनो नीलम के भी दो कारण है। हाँ जी। अब ऐसे तो हमारी जो नीता अंबानी है, जी आप देखो तो उसने पन्ना से बने हुए माला पहनती है, यानी हमारा जो कांटे हो गए ये पहनती है। अब एक चीज देखो, फिर हम तो ये कहेंगे कि उसने पन्ना पहना है तो उसका जीवन बदला है। उसने तो पन्ना पहना है अपने फैशन के लिए। अमीर आदमी तो फिर हीरे के ऊपर लेट जाए रात को। बिल्कुल है ना, वो तो इन चीजों को फैशन के लिए पहनते हैं, उनका शौक है। जो रत्न है, ये असल रत्न तो ग्रहों से जुड़े हैं, पर रत्नों का महत्व कईयों के लिए फैशन भी है ना। अब हीरा है, हीरा अब शुक्र से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे तो मैं कहूंगा हीरा पहन लो तो आपकी शुक्र की महादशा बहुत उत्तम फल लेके आएगी। तो फिर ये तो हीरा तो फिर आज के टाइम में लोग रिंग सेरेमनी पे तो आजकल वीनस के ही प्लैनेट एक्टिवेट करने के लिए आजकल डायमंड रिंग्स पहनने लग गए हैं। जो समस्या है शनि, अब शनि खराब है, अब अगर इसकी हम उपाय की दुकान खोलेंगे तो अभी हमारे पास 500 प्रोडक्ट आएंगे। बिल्कुल, ये डाल लो, वो बहा दो, ये जला दो, बिल्कुल, इसको इधर रख दो, उसको उधर रख दो, बिल्कुल, इसको ऊपर रख दो, इसको नीचे रख दो, 108 बार ये बोल दो, 1008 बार ये बोल दो, ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, ये मंत्र पढ़ लो, रात को 12 बजे पढ़ लो, सोफे के नीचे बैठ के पढ़ लो, छत के ऊपर जाके पढ़ लो। क्या उपायों से शनि ठीक हो जाते हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल उपायों से ठीक हो जाता है, पर उपाय कौन सा करना चाहिए, कौन सा उपाय करना बताइए, शनि का महा उपाय बताइए दीपांशु जी। ये निर्भर करता है। आज एस्ट्रोलॉजर दीपांशु जी हमें शनि का महा उपाय बताइए। आप 1 बताइए, 5 बताइए, 10 बताइए। जो भी जातक शनि से पीड़ित हैं, जो शनि से डरते हैं, आप अपने तजर्बे से, मैं नहीं कहता कि आप मुझे ग्रंथ में क्या लिखा है वो पढ़ाइए, लाल किताब में क्या लिखा है, कौन सी किताब में क्या लिखा है, दुनिया पढ़ सकती है किताब खरीद के। आप एक विद्वान हैं, आपसे चर्चा का विषय है, कोई आदमी शनि से पीड़ित है, आपकी वाणी, आपके विचार से क्या वो करे जिससे उसको सुकून मिले और उसका शनि उसको अच्छे फल दे। देखो शनि के सबसे उत्तम उपाय ऐसे जो हमारे जीवन काल के अंदर वाकई ही चेंज लेके आएंगे। शनि का सबसे बड़ा उत्तम उपाय क्या होता है? शनि, सबसे पहले तो हम शनि को जानते हैं, शनि क्या है कि लेबर कैटेगरी से जी, मेहनती है। तो अगर हम लोग अपनी मेहनत से फल लेना जानते हैं और शनि से अगर हम डरे हुए हैं, शनि साढ़सती से डरे हुए हैं, शनि की महादशा अंतरदशा से डरे हुए हैं, या शनि की हमें इतना डरा दिया है कि हम लोग रतन कभी पाठ पूजा यहां तक विचार करने लग गए हैं, तो सबसे उत्तम उपाय है कि जितने भी लेबर कैटेगरी के लोग हैं, जहां पे आपने देखा कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, मजदूर जो पसीना बहा रहा है, बिल्कुल सड़क बनाने वाले मजदूर हैं, जो भी मजदूर पसीना बहा रहा है उसको आप शनि का रूप समझते हैं। बिल्कुल, उनको जाकर के आप भोजन करवा दें, उनको जाकर के कुछ खिला पिला दें अपनी समर्थता अनुसार, जितना आप कर सकते हैं अगर आप ये कर दें। दूसरा, जितने ब्लाइंड पीपल होते हैं, अब एक मजदूर के साथ जो मजदूर जिसका पसीना बह रहा है, आप कह रहे हैं उसको खाना खिलाएं, उसका पेट भर दें, बिल्कुल, फिर उसके साथ सेल्फी भी लें। नहीं, देखो फोटो खींचनी है उसके, आज का तो ट्रेंड ऐसा बन चुका, इसीलिए तो उपाय नहीं काम करते, फोटो नहीं खींचनी उसके। बिल्कुल, आज के टाइम में तो क्या हो गया, एक आटे की थैली दे करके 10 लोग खड़े होकर एक सेल्फी खिंचा लेते हैं, कहते हैं मजदूर को हमने आटा दान कर दिया। फिर वो कहते हैं हमारे फोटो नहीं खिंचानी है आपने, अगर फोटो खिंचाई तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, फिर तो राहु एक्टिवेट हो गया। सो सबसे पहले आपको ऐसा दान करना है
जो किसी को समझ ना लगे। बिल्कुल। अगले पाए पे चलिए। दान ऐसा जो पता ना चले, है ना। और क्या करे आदमी। और दूसरा, शनि का सबसे उत्तम उपाय है जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जी आप इनको कुछ मीठा या खिला सकते हैं। जी शनिवार के दिन सबसे उत्तम उपाय एक और है कि आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना शुरू कर दें। अगर रेगुलर कर लें तो सबसे उत्तम है, और शनि गायत्री मंत्र बोल करके। और सबसे बड़ा महा उपाय है, अगर डेली कोई 108 बार 108 बार, वो जिसको मानता है, नियम बनाए, पर एक समय का नियम बनाए। आज के टाइम में हमारे अंदर ना एक नियम ही नहीं रहा। जी हम लोग कहते हैं मैं बैंक की नौकरी करता हूं, सुबह 10 बजे चला जाऊं तो भी तनख्वाह मिल जाए, 12 बजे चला जाऊं तो भी तनख्वाह मिल जाए, कभी नहीं मिलेगी। पर अगर आप एक समय काल के अंदर और एक समय के अंदर जाना शुरू कर दें तो सबसे उत्तम मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और 108 बार की, मैं कहता हूं आप 43 दिन करके देख लो, 108 बार एक मंत्र उच्चारण करके देखें। मंत्रों कौन सा उच्चारण करना है? मंत्र वो नहीं जिसमें आप उलझ जाएं, मंत्र वो जिसमें आप सुलझ जाएं। देखिए, आज शनि की बात हो रही है। अगर शनि का मंत्र ही किसी ने पढ़ना हो, आप कह रहे हैं 108 बार आदमी नियम पूर्वक मंत्र पढ़ ले, बिल्कुल। तो शनि भगवान के बहुत सारे मंत्र हैं। सो कौन सा एक मंत्र ऐसा है जो 108 बार आदमी नियम पूर्वक पढ़े? ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः। अगर ये वाला मंत्र वो कर लेता है जी, 108 बार मैं नियम कहता हूं पूर्वक। सबसे उत्तम है। ये मंत्र का फल देखा है। कह रहे जब मंत्र करने होते हैं उसका एक काल भी होता है। जैसे राहु का मंत्र है, राहु काल में करेंगे। शनि का मंत्र है, शनि काल में। ऐसे समय होता है हर ग्रह का। देखो, अगर हम बात करें तो सारे दिन में बहुत सारे काल चलते हैं, पर अब हम काल में अगर उलझ जाएंगे तो मैं कहता हूं कि हम तो फिर काल में ही उलझ जाएंगे। तो बेस्ट समय कौन सा है? मैंने बेस्ट समय, सबसे उत्तम बेस्ट टाइम है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में 108 बार आदमी शनि का पाठ करे। बिल्कुल। ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व क्या है? देखो, कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर, हमारे सिख धर्म के अंदर, हर धर्म के अंदर जो अमृत वेला हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, इसको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हमें दर्जा दिया है। तो वो दर्जा किसी ना किसी कारण से इस करके दिया है। यहां पे अब आप संघर्ष कर रहे हो ना, आप मंत्र नहीं उच्चारण कर रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त में संघर्ष कर रहे हो। संघर्ष तो शनि ने करवाना ही करवाना है, तो यहां वो आपसे संघर्ष करवा रहा है। कैसे करवा रहा है? सुबह की नींद खराब करना ही सबसे बड़ा संघर्ष है। आप सुबह उठोगे, 4 से 5 बजे के बीच का सबसे उत्तम समय होता है। आप उठ रहे हो, बेड छोड़ रहे हो, आप नहा रहे हो, तो आप संघर्ष ही तो कर रहे हो। आज के समय में नींद त्याग रहे हो, कर्म शुरू कर, है ना। वो नींद त्यागना आपका कर्म कर रहा है, और नींद त्यागना, और आप उस समय एक मंत्र को समय दे रहे हो, आप ये कर्म ही तो कर रहे हो। अब आपके जीवन काल से संघर्ष घट जाएगा, 100% घट जाएगा। कारण, क्योंकि अब आपने सुबह उठ के संघर्ष कर लिया ना, तो कहीं ना कहीं संघर्ष, देखो शनि ने आपसे काम करवाना है, मेहनत करवानी है। अब वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम वो मेहनत कहाँ करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। अब यही लोग, हम लोग सब लोग ना एग्जाम्पल देते रहते हैं कि भगवान तो अमीरों का होता है, गरीबों की तो वो सुनता नहीं। अरे वो हमारी भी सुनता है। फर्क इतना है, अमीर लोगों का कर्म करने का तरीका हमसे बहुत अलग होता है जी। और हम जैसों का कर्म करने का तरीका बहुत अलग होता है। कारण ये कि हम सुबह नींद छोड़ना नहीं चाहते हैं, कर्म करना नहीं चाहते हैं। हम लोग किसी को खाना खिलाना नहीं चाहते हैं। हम लोग कहते हैं 100 रुपए जेब में, भाई इसको 50 रुपए का खाना खिला देंगे। पर ये नहीं पता, ये 50 रुपए का खाना खिलाना ही तुम्हारे जीवन के अंदर नई निर्माण कर देगा। अब यहाँ शनि ने आपसे काम तो करवा दिया ना, 50 रुपए निकालना, 100 रुपए में से 50 रुपए निकालना, किसी को खाना खिलाना। अब आपकी मेहनत के 50 रुपए की, तो अब 50 रुपए की तो आपने संघर्ष ही तो किया, कहीं ना कहीं आपने अपना सेक्रीफाइस कर दिया। वो 50 रुपए का आप भी तो कुछ खा सकते थे, आपने अपना ना खा के उसको खिला दिया, ये नया कर्म कर दिया। तो शनि ने मेहनत करवानी है, निर्भर करता है आप मेहनत कैसे करते हैं। बस ये शनि का फल मिलता है। इससे आपको शनि ठीक हो जाएगा, 100% होगा। आप डेली रूटीन की लाइफ में लेके आएंगे तो आपके जीवन काल के अंदर अब शनि साढ़े का उत्तम फल लेके जाएंगे। शनि की साढ़े क्या होती है और इससे डरते क्यों हैं लोग? शनि साढ़े से इसलिए लोग डरते हैं क्योंकि सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है कि शनि 3 काल में होता है, 3 चरण में, जिसको हम लोग बोलते हैं 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल। वो क्या करता है, हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है, जहां पे हमारा दिमाग खराब रहना रख जाता है। हम लोग मेंटली किसी बात को लेकर के प्रेशराइज होने लग जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। वो गलत डिसीजन ऐसा लेते हैं जो गलत लाइफ का निर्माण कर देता है।
फिर उसके बाद शनि हमारी हेल्थ पे आ जाता है, फिर वो हेल्थ को खराब करना शुरू कर देता है। शनि तीसरे चरण में हमारे पैरों में आ जाता है, जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है। और एक शनि फिर एक ऐसा काम करता है, 7.5 साल में अंदर वो लेना ही जानता है, देना कुछ नहीं जानता। वो हमसे तो ले जाता है सबको कुछ, देना नहीं जानता। वो देता कब है? पहले वो लेता है फिर देता है। और इसीलिए लोगों ने आधे से ज्यादा तो ना शनि साढ़सती के नाम पर इतना डरा दिया गया है कि उपाय बेचने की दुकान चला दी गई। अगर वही शनि साढ़सती में अगर जीवन काल के अंदर उसे सही गाइडेंस दे दी जाए तो ये शनि साढ़सती उसके जीवन में उत्तम फल लेके आ सकती है। देखो कितने लोग, अभी आप ही ने बोला और इसको हम सब लोग जानते भी हैं, जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो शनि साढ़सती के अंदर बने। तो जब वो शनि साढ़सती के अंदर बन सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं बन सकते एक उत्तम? हम भी तो एक अच्छी पोजीशन गेन कर सकते हैं। फर्क इतना होता है हम इतने डर रहे होते हैं कि कुछ कर्म ही नहीं कर रहे होते हैं। अगर वही कर्म कर लें तो शनि साढ़सती हमें भी अच्छी पोजीशन दे के जाएगी। वो तो देना जानती है, लेने के साथ साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। आज जो गलत ज्योतिष हो रहा है वो शनि के नाम से डरा के हो रहा है। बिल्कुल अलग अलग विधियों से यंत्र बेचे जा रहे हैं, पूजा बेची जा रही है। बिल्कुल। आज सबसे बड़ा क्या रह गया है? एक शनि और एक राहु। इसी के नाम पे ज्योतिषाचार्यों ने इतना डरा दिया है और उसी के नाम पे इतना डरा करके अलग अलग भ्रम उत्पन्न करके इतने उपाय, नवरत्न ग्रह, कभी ये पहन लो, कभी आप ये पूजा कर लो, चौराहे पे ये रख लो। तो उससे क्या हो गया? वो तभी तो लोग हमारे आज सनातन धर्म की एस्ट्रोलॉजी बहुत पुरातन विद्या है और इन्हीं के कारण से क्या हो गया कि हमारी यंग जनरेशन हटती जा रही है सनातन से। जो वैदिक धर्म के उपाय हैं, मैंने काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी विद्वानों से मिला हूँ, कह रहे उपाय होते हैं पाठ के, पूजा के और दान के। यही उपाय होते हैं वैदिक में। बिल्कुल। ये जलाना, बहाना, दबाना, क्या ये भी उपाय है सनातन धर्म के? नहीं, जलाना और ये बहाना, दबाना ये तो सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी चलाने का एक बहाना है, ठीक है ना। तो ये एक उपाय इतने एक्चुअल क्या है कि आज के टाइम में ना पद्धति इतनी बढ़ चुकी है। जो लाल किताब हो गई, कुछ ये लाल किताब के उपाय हो जाते हैं, कुछ टोटके वाले उपाय हो जाते हैं, कुछ तंत्र विद्या के उपाय हो जाते हैं। पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो उपाय हैं वो इतने उत्तम और इतने सटीक उपाय हैं कि हमारी लाइफ के अंदर ये बहुत बड़ा एक निर्माण कर देते हैं, बहुत बड़ा एक फल देते हैं। देखो आज के टाइम में क्या हो गया कि हम टोटके करवा देते हैं। टोटके से क्या होता है कि इंस्टेंट उपाय करने से इंस्टेंट रिजल्ट तो मिल जाएगा, पर उसे आज के टाइम में लोगों को ये हो गया ना, चमत्कार को नमस्कार, कि वो तो बस ये कहते हैं कि अभी उपाय करें और अभी चमत्कार हो जाए तो जय गुरु जी करने लग जाएं। तो ये तो एक वैदिक के उपाय नहीं होते। वैदिक के उपाय होते हैं आप दान करते हो, आप पूजा करते हो, मंत्रोच्चारण करते हो। ये वैदिक के बड़े साधारण और बड़े सटीक उपाय होते हैं, काम करते हैं। एक बहुत पुरातन एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, उनका नाम है SS गोला। SS गोला, वो अभी तो रहे नहीं संसार में। उन्होंने एक बुक लिखी थी, दान से हर रोग का निवारण। तो दान से हर रोग का निवारण हो जाता है। क्यों? दान के दो कारण हो गए ना। आपने एक दान दिया, पहले आपने अपना कर्म का निर्माण कर दिया। दूसरा, जिसने दान लिया उसने आपको दुआ दे दी, तो 100% ये उपाय काम करेगा। मंत्र से क्या होगा? मंत्र से आपकी एक एनर्जी बूस्ट होगी, मंत्र से आपके अंदर एक शक्ति का निर्माण होगा, मंत्र से आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी और पॉजिटिविटी आपकी सक्सेस बढ़ाएगी। देखिए, जब आप किसी भी चीज को बता रहे हैं ना, वो सारा लॉजिकली बता रहे हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनि खराब करने का आपने बड़ा अच्छा तरीका बताया। शनि खराब को ठीक कैसे करें? शनि मंत्र पढ़ लिया, पाठ हो गया, दान कर दिया, वैदिक की विधि होगी। पूजा की क्या होता है? पूजा से कैसे शनि को शांत किया जा सकता है? कौन सी पूजा होती है कि यहाँ जो ऑनलाइन आजकल पूजा हो रही है ऐप्स के ऊपर, उसमें भी ठगा जा रहा है लोगों को? क्या ऑनलाइन पूजा, पहले तो बताइए, क्या पूजा से शनि को शांत किया जा सकता है? बिल्कुल, मैं कहता हूँ पूजा से शनि को शांत किया जा सकता है। ये कौन सी पूजा होती है? पर पूजा जिसमें आप फिजिकली प्रेजेंट हो, जिसके अंदर आप मेंटली भी प्रेजेंट हो। आपने संकल्प लिया, ब्राह्मण के साथ बैठ के पूजा करा रहे, बिल्कुल, वो पूजा लगेगी। वो पूजा लगेगी। अब आप कह रहे हो कि मैं तो कर रहा हूं अपने घर का काम और ऑनलाइन मैंने पूजा बुक करा दी,
तो आप ऑनलाइन पूजा कर दो। आज के टाइम में देखो ऑनलाइन इतनी सारी एप्लीकेशन आ गई, सब कुछ हो रहा है ना, जिसपे ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोग इतने जुड़ चुके हैं और कहते हैं कि मैंने ये पूजा करवा दी। तो भाई जो वो आपने पूजा करवाई है, पूजा करने वाला कौन से भाव में था आपको थोड़ी पता है, की है नहीं की वो भी नहीं पता, वो कह रहे हम प्रसाद भी भेजेंगे जी आप, है ना। तो वो कहते हैं हम आपको ऑनलाइन पूजा का प्रसाद भेज देंगे। तो ऑनलाइन पूजा का प्रसाद तो आप भी भेज दोगे, मैं भी भेज दूंगा, पूजा हमने की है कि नहीं की वो तो ठाकुर जी जाने। तो इसलिए वो पूजा का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ एक पैसे वेस्ट करने वाली कला है और उनके लिए पैसे कमाने वाली कला है, बस यही, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। अगर वो अपने पैसे वेस्ट करना तो चाहते अगर आपको कोई भी पूजा करानी है, विधि पूर्वक करानी है, घर पे करानी है या मंदिर पे करानी है, बिल्कुल आपको ऐसे किसी ऑनलाइन चक्कर में नहीं पड़ना। ऑनलाइन तो ऐसा हो गया, ऑनलाइन तो आजकल ऐसी चीजें आ गई हैं, वो जेब से पैसे निकालने वाली तो मशीनें ही हो गई हैं। तो पूजा तो एक सबसे बड़ा विधान, क्यों आज के टाइम में सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है, टाइम हमारे पास नहीं है। हम लोग कहते कि हम भी आज के समय में तो ये चाहेंगे लोग कि भाई हमारी रोटी भी कोई हमारे नाम की कोई खा ले, तो ये तो उसके भी पैसे दे देंगे, ये लोगों का हाल हो चुका है। तो इसे पूजा करवाने का तो केवल एक महत्व ये है कि अपने पैसे खराब करना, और पैसे खराब करने का फल तो फिर ये है कि घर पे बैठ के फिर कष्ट को लेकर के कष्ट पे कष्ट प्लस करना, चक्रवृद्धि ब्याज होती है ना, वो चलेगी। अब शनि ठीक करने की विधि आपने बताई है पाठ पूजा दान से। कुछ लोग कहते हैं जो जिम होता है ना जी, वो भी शनि होता है, कि जिम में आप एडमिशन ले लो, वहाँ लोहा होता है, आप जिम जाना शुरू कर दो, आपका शनि ठीक हो जाएगा। देखो मैं जिम से आज के ऐसे ऐसे लॉजिक कैसे, ये लिखा है किसी ग्रंथ के? नहीं, किसी ग्रंथ में तो नहीं लिखा हुआ है। तो ये किसकी वाणी हो गई है? ये वाणी तो हम जैसों का निर्माण की हुई एक वाणी हो गई है। और असल में एक जिम बताऊं तो जिम एक, आपको सबसे अच्छा बताता हूँ, जिम क्या है कि एक मंगल के कार्य से भी जुड़ा हुआ है ना। और एक्चुअल में क्या होता है कि अब लोगों के अंदर ना गुस्सा हो जाता है, एग्रेसिव नेचर आज के टाइम में बढ़ता जा रहा है। तो जिम का महत्व, एक बहुत बड़ा महत्व ऐसा है कि अगर वो जिम करता है, अब एक्चुअल में तो अगर मैं जिम का महत्व जोड़ू ना सही माने में, तो पुरातन विद्या में योग से जुड़ा है ये। पुरातन विद्या में लोग क्या करते हैं, योग करते थे। अभ्यास से तो योग वो करते थे तो उनके जो प्लैनेटरी सिस्टम है ना वो बैलेंस होते थे, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम हो गई, उनका जो एग्रेसिव नेचर था कंज्यूम हो गया, मेंटालिटी लेवल चंद्रमा हो गया। जब वो योग करेगा तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो वो कहीं ना कहीं स्टीक डिसीजन अपनी लाइफ के ले सकता है। ये सारे योग आज के समय के अंदर मॉडर्निज्म कल्चर के अंदर उससे जुड़ चुके हैं, जिम से। अगर आज के समय में हम लोगों को कहें कि आप योग कर लो तो उन्हें समझ में नहीं आती, इसीलिए ट्रेंड के अनुसार इनको ये कहना पड़ता है आप जिम कर लो, मंगल बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि इनका जो गुस्सा घर वालों पे निकलना होता है ना, वो जिम पे लोहे पे निकल आएगा, और वो लोहे पे निकल आएगा, कम से कम घर पे तो शांत से रहेंगे, इसीलिए इनको बोला जाता है जिम करो आप। क्या हर काला रंग शनि से जोड़ना सही है? देखो काली वस्तु, काली चप्पल, देखो काले तिल, हाँ, काली गाड़ी, हर चीज को काले, क्योंकि वेदों में तो कहीं नहीं लिखा ना कि आप काले रंग का दान कर दो, काले रंग का कपड़ा पहन लो, ना पहनो। क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काले रंग का क्या महत्व है शनि के साथ? देखो काला रंग एक शनि से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि पुरातन समय के अंदर जो काले तिल थे ना, ये काले तिल इनको सूर्य भगवान ने दिए थे। जी। तो काले तिल तो उन्होंने जब इसको भेंट स्वरूप दिए थे वहां पे, तो काले तिल का दान शुरू हो गया। दूसरा, इनका काला रंग खुद ये सांवले रंग हुए हैं, छाया माता से उत्पन्न हुए हैं, तो काला रंग इनका स्वयं के लिए प्रिय हो गया। तो जो रंग जिसके लिए प्रिय हो जाता है फिर उसी का दान शुरू हो जाता है, क्योंकि वो रंग उसका प्रिय है। तो काला रंग इसलिए शनि का सबसे उत्तम रंग माना जाता है, क्योंकि उनका प्रिय रंग हो गया। तो इसलिए ये उससे कनेक्टिविटी बनाई गई, और काले रंग का दान इसीलिए करवाया जाता है ताकि जो शनि है, ताकि वो हमारे शनि से दान दिया गया चीज काले रंग से, ताकि वो शांत रहे कि हमने उनका दान दे दिया है। तो जो पाठ पूजा दान है उसी की क्रिया आगे बढ़ा के ऐसे 1000 काले रंग के और उपाय बना बना के, हाँ, फिर उसको फिर उसके रील चलते हैं, फिर आप डरते हैं। बिल्कुल। काले रंग का रुमाल, बिल्कुल, काले रंग का चश्मा डाल के जाएंगे शनि ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, काले रंग की गाड़ी में जाएंगे, काले कपड़े डाल के जाएंगे, ऐसे मुंह काला करके जाएंगे। अब ऐसे देखो बाल ही काले हैं, है ना। अब जीवन काल के अंदर हमें तो बाल काले मिले हैं। अब एक चीज बताओ, अंग्रेजों के तो बाल ही भूरे हैं, तो उनका तो क्या शुक्र ही उनके साथ जुड़ गया है, तो हमारे फिर बाल काले, तो शनि तो हमें जन्म सिद्ध जुड़ गया है।
बोलने वाले में शक्ति चाहिए, कुछ भी काले रंग पे बोलोगे तो उपाय बन है जाएगा। ना। तो फिर तो ऐसा हो जाएगा, फिर तो काले रंग का दान सबसे बड़ा महादान, जिस दिन जाते हो बाल कटवाने वही दान दिया हो, काले रंग का हो गया दान। चलिए आगे चलते हैं। शनि के बाद अगर दूसरी दुकान चलती है एस्ट्रोलॉजी की तो वो राहु से चलती है। हाँ, सो राहु पहले तो है क्या, राहु जीवन में क्या करते हैं? राहु को बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। देखो राहु असल में क्या है कि एक छाया ग्रह है, जी केतु भी एक छाया ग्रह है। जी। तो राहु का एक बहुत बड़ा रोल रहा है अपने जीवन काल के अंदर। आज के युग की अगर हम बात करें तो राहु एक टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट जितना है ना, टेक्नोलॉजी। राहु बदलाव लेके आता है हमारे जीवन काल के अंदर। जी अब लोगों ने क्या करा, राहु के नाम पे इतना डरा दिया है, राहु 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 बोल के वो अपने नाम से, जिनका नाम राहुल है वो उस राहु से भी डरने लग गए हैं। राहुल नाम से भी राहु याद आ जाता है इन्हें, इतना राहु से डर गए हैं। अच्छा, एक चीज याद रखने वाली है, बहुत बार देखे ये राहुल नाम के लोग इतने खतरनाक क्यों होते हैं? ये राहुल नाम के ना ये लोग इसलिए खतरनाक क्योंकि राहु इनके साथ जुड़ा होता है ना। क्लेवर माइंड होते हैं, राहु एक्चुअल हमारा क्लेवर माइंड है। और एक राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको आज के टाइम के अंदर ना, अगर कोई कामयाब होना चाहता है तो जब तक उसके पास राहु ही नहीं है ना तो वो कामयाब भी नहीं है। आज के टाइम में देखो, अच्छा, राहुल का साथ भी चाहिए आपको? राहुल के बिना काम ही नहीं चलने वाला। नहीं, हमें राहुल से ज्यादा तो हमें राहु का साथ चाहिए। और राहु आज के टाइम में देखो क्या है कि हमारी टेक्नोलॉजी है, राहु क्लेवर माइंड है। जिसके पास आज के टाइम में इंटरनेट सोर्स नहीं है, जिसके पास एक अच्छे इक्विपमेंट ही नहीं है टेक्नोलॉजी के, और जिसके पास आज के टाइम में क्लेवर माइंड ही नहीं है, तो वो विजयी नहीं हो सकता। क्योंकि आज के टाइम में इन चीजों को जीतने के लिए राहु की जरूरत है। और लोग राहु का इतना उपाय कर देते हैं, राहु को कहते हैं जाओ। राहु जा ही नहीं सकता, राहु तो हमारे जीवन में काल में जुड़ चुका है, पर राहु को लोग ना खराब कर देते हैं। आज के टाइम में लोग राहु को खराब क्या करते हैं, अब आप एक चीज देखो, राहु खराब होता कैसे है। लोग वॉशरूम में जाते हैं पर वहां भी रीलें चला रहे होते हैं। तो जब आप रील चला रहे होते हो बार बार वॉशरूम में बैठकर भी, यहां राहु खराब होता है। क्यों? राहु मैंने अभी बोला क्लेवर माइंड भी है, पर राहु अब यहां पे क्या करेगा, माइंड डीएक्टिवेट करना शुरू कर देगा। ये जितने लोग अब क्या करते हैं, जो ये मोबाइल चलाते हैं ना वॉशरूम में बैठ के रील, इनका माइंड स्थगित रहने लग जाता है। राहु कहता है मुझे बाथरूम में मत लेके जाओ, क्योंकि बाथरूम खुद ही राहु है। अच्छा, वो खुद ही राहु का स्थान। बिल्कुल, जो वॉशरूम है, हमारा टॉयलेट है, वो खुद ही राहु है। और आप राहु के अंदर बैठ के आप खुद प्रेजेंट हो रहे हो ना, फिर वहां पे टेक्नोलॉजी के साथ आप फिर कनेक्टेड हो रहे हो, तो इनको कॉन्स्टिपेशन की हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, इनको ये मेडिकल प्रॉब्लम रहेगी। जितने भी हैं आप करके देखो, जितने भी कमेंट आपको करके बताएंगे ये सब, कि जितने भी वॉशरूम में राहु को यूज करते हैं, नहीं मोबाइल पे जितने रील करते हैं, इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी। इनका कहीं ना कहीं माइंड डीएक्टिवेट रहेगा ही रहेगा। इनका गलत बाहर छोड़ के जाएंगे फिर जल्दी टेंशन होती, जल्दी बाहर आना है, फिर वो समस्या सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि फिर इनके गलत ख्याल इनके बढ़ते चले जाते हैं। तो ये चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी। और मैं ये भी कहूंगा कि जितने पेरेंट्स सुन रहे हैं इस चीज को, तो इनको मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चों को इस आदत से बाहर निकाल लेना, तो ये अपने बच्चों को बहुत अच्छी लाइफ दे सकते। लगता है हम लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंड बहुत ज्यादा हो गए। राहु हावी हो चुका है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी राहु है। अब राहु हमारे शरीर पे इतना और दिमाग पर इतना हावी हो चुके हैं कि हम राहु से ही जुड़ चुके हैं अब सब सारी चीजों से। और राहु यहाँ पे इतना जुड़ चुके हैं, पर टेक्नोलॉजी से राहु जोड़ तो रहा है, पर ये बहुत कुछ दे भी रहा है, पर लोग इससे लेना ही नहीं चाहते हैं। लोग इसको इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि टेक्नोलॉजी से क्या कर दिए, इतने कनेक्टिविटी होकर के ना इतने जुड़ चुके हैं कि बाकी प्लैनेट्स खराब कर दिए। देखो बुध क्या होते हैं, बुध ग्रह हमारी सिस्टर होती है, बुध ग्रह हमारी बुआ होती है। ये राहु से इतने जुड़ चुके हैं, बहन पास बैठी होगी और बुआ साथ खड़ी होगी तो उसको नहीं बुलाएंगे, पर राहु से इतने जुड़ चुके हैं। ये बुध ग्रह, राहु से कौन सा रिश्ता होता है? एक्चुअल से राहु से हमारा कोई रिश्ता नहीं, राहु एक खुद ही इंटरनेट है, क्योंकि छाया ग्रह है ना। तो जैसे हम हर पारिवारिक मेंबर के अंदर देखते हैं, जैसे शनि बोला जाता है किसी को सूर्य बोला जाता है, बिल्कुल। तो राहु किसी भी रिश्ते को रिप्रेजेंट नहीं करता। राहु तो जिस रिश्ते में आएगा उस रिश्ते को खराब करेगा। आज के टाइम में क्या है, 4 लोग बैठे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, वो चारों के 4 ही मोबाइल चला रहे होते हैं, चारों के अंदर राहु गया होता है, वो चारों के अंदर राहु होता है और चारों रिश्ता खराब कर रहे होते हैं। हर कुंडली में आज के दिन राहु खराब है।
बिल्कुल हर कुंडली में राहु की समस्या रहती है। बिल्कुल रहती है। क्या ये युग चल रहा है राहु का? राहु को एक्चुअल में क्या है कि सबने ना खराब इतना कर दिया है कि राहु का एक्चुअल में हम सही मायने में रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं। यही राहु इतना पैसा देना जानता है, पर लोग राहु से ही, राहु हमारा व्यापार भी है। अब एक चीज देखो, जितने लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहे हैं ये राहु का व्यापार कर रहे हैं, तो राहु का व्यापार कर रहे हैं तो राहु से ये earning भी विदेश है। जाना भी राहु से संबंधित? बिल्कुल, विदेश हमारा राहु है, क्योंकि राहु क्या चेंज लेके आता है। राहु एक बहुत ऐसा चेंज लेके आता है जो यहां से हमारी दूरी प्राप्त करता है, डिफरेंट कल्चर के अंदर लेके आता है। अब एक चीज आपको बताता हूं, एस्ट्रोलॉजी के आधार पे जितने लोग सुन पा रहे हैं आप कनेक्टिविटी करके देख सकते हैं, जिसका भी राहु 9th हाउस में होगा इसकी मैक्सिमम मैरिज होगी इंटरकास्ट मैरिज। और दूसरा राहु जिसका 9th हाउस में होगा इसको अपने दादाजी का प्यार बहुत कम मिला होगा, या छोटी उम्र में दादाजी से दूरी प्राप्त होगी। राहु 9th हाउस में भाग्यस्थान पे चला गया, पर यही राहु 9th हाउस भाग्यस्थान पे बैठ के बहुत कुछ देना जानता है। अगर ये राहु को बैलेंस कर लें, अपने बैलेंस कैसे करना है, अगर ये राहु से संबंधित काम कर ले तो राहु इनका बहुत अच्छा एक्टिविटी। एक समस्या हर जानने वाले के अंदर होती है, वो कौन से ग्रह से होती है? अक्सर लोगों को जन्म स्थान से दूर जाके कामयाबी मिलती है। बिल्कुल, ये कौन सा ग्रह होता है? ये हमारा राहु और केतु, राहु और केतु, ये दोनों प्लेनेट हमें जन्म स्थान से जाकर के, जो भी आदमी ने जिंदगी में तरक्की करी जन्म स्थान से दूर जाके करी, बिल्कुल, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री बना, चाहे अच्छा एक्टर बना, बिल्कुल, चाहे सिंगर बना, चाहे क्रिकेटर बना, जिसने भी घर छोड़ा है बिल्कुल, उसी को कामयाबी मिली। बिल्कुल। तो ये राहु कराता है। ये राहु केतु, और जिसका चौथे घर में, जो कुंडली जानने का ज्ञान रखते हैं, चौथे घर में जिसका बुध बैठा होता है ये राज सिंहासन का मालिक है। पर राज सिंहासन उसे मिलेगा जो घर से दूरी प्राप्त करेगा, जितना दूर जाएगा उतना सक्सेस हो जाएगा। और राहु और केतु ऐसा करते हैं जो हमारी लाइफ के अंदर कामयाबी लेके ही घर से दूरी लेके आते। केतु का काम है डिटैचमेंट। अगर आप घर से ही पकड़ बना के बैठे रहेंगे, मेरा घर मेरा परिवार, तो ये कामयाब हो ही नहीं सकता। जैसे ही केतु किसी का 12वें घर में कुंडली में हो, जो कुंडली का ज्ञान रखते हैं, या 6वें घर में हो, तो ये जैसी विदेश यात्रा करेगा, और इसकी विदेश यात्रा 100% होगी, तो ये जैसी विदेश यात्रा करेगा या घर से दूर ही जाएगा तो 100% ये सक्सेस हो जाएगा, अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होगा ही होगा ये अपनी लाइफ के अंदर। मुझे राहु का बताइए, किसी के राहु खराब है उसको कैसे ठीक करते हैं? राहु को सबसे बेहतर तरीका ठीक करने का ना, अभी मैंने बताया वॉशरूम है। जितने लोग राहु को ठीक करना चाहते हैं, राहु को बैलेंस करने के 2 सबसे उत्तम तरीके हैं। राहु को बैलेंस करना सबसे उत्तम तरीका है, पहले तो किचन में रोटी खाना शुरू कर दे। आज के टाइम में क्या है कि हम खाना कहाँ खाते हैं, बेड पे खाते हैं, तो बेड पे खाना खाना ही राहु को खराब करना है। किचन में खाना खाना शुरू कर दें, इनका राहु 43 दिन के अंदर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। हर शनिवार को अपने वॉशरूम को हार्पिक, यानी ब्लू रंग होता है, ब्लू रंग एक्चुअल राहु से कनेक्ट होता है, तो हार्पिक से जैसे ही ये साफ करना शुरू कर दे वॉशरूम, घर का नहीं कर सकते, किसी तीर्थ स्थान का कर दें, मंदिर का, गुरुद्वारे का कर दें, तो यहाँ पे देखो इनका राहु एकदम एक्टिवेट ऐसा होगा कि इनको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। कोई भी ये 43 दिन लगातार ये 2 उपाय करके देख ले। राहु से पीड़ित होंगे, मैं कहता हूं कोई राहु के उलझावे में, इधर उधर के उपाय करने में ये 2 उपाय अति उत्तम। राहु के लिए कौन से दान कर सकते हैं, किसको दान देना होता है? राहु के लिए जो सबसे उत्तम दान माना जाता है, राहु का दान क्या होता है, काली चीज से ही कनेक्टेड होता है जी। और राहु भी शनिवार से जुड़ा होता है जी। तो जब आप कोई भी काली चीज, यानी अगर आप काले गुलाब जामुन का लेकर के किसी को खिला दें, तो मैं कहता हूं राहु आपका बहुत उत्तम हो जाएगा। काले गुलाब जामुन का आप दान करें, किसी को खिला दें, तो वो सबसे बढ़िया है। जो देखो अभी यहाँ पे राहु के 2 फायदे होंगे। सबसे काला गुलाब जामुन अगर वो किसी लेबर को खिलाता है, एक तो काला गुलाब जामुन हो गया तो वो राहु से जुड़ गया, दूसरा वो शनि से जुड़ गया, लेबर कैटेगरी को खिला दिया उसने, मीठा हो गया, उसके अंदर मंगल हो गया तो वो खिला रहा है, तो इसके तीनों ग्रह इतने बैलेंस हो जाएंगे, अति उत्तम रिजल्ट देना शुरू कर देंगे इसको। राहु के लिए कौन से मंत्र, कौन सा पाठ किया जाए जिससे राहु शांत हो जाए? देखो राहु का सबसे अति उत्तम जो इसका है वो अपना ही है, ओम राम राहुवे नमः। और या तो वो इस मंत्र का जाप करे, या फिर अगर वो इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहता है या वो इस मंत्र का जाप नहीं कर सकता है, तो वो क्या करे कि हरिओम 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 ये 108 बार बोलना शुरू कर दे, राहु ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा।
वो ऑटोमेटिक ही इनको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ये जितने भी ग्रह होते हैं, इन ग्रहों के कोई देवता भी होते हैं? देखो अगर हम बात करें तो राहु ये खुद ही देवता हैं। जी ग्रह देवता हो गए, ये खुद ही देवता हो गए। इनके ऊपर तो फिर आती है सुप्रीम पावर, जी और सुप्रीम पावर एक ही है, फिर वो है सिर्फ ईश्वर परमात्मा, जिसको हम अलग अलग नाम से जान सकते हैं। तो वो ही एक सुप्रीम पावर है जो फिर इन सबको कंट्रोल करती है। अब मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल योग होता है, मंगल दोष होता है, क्या होते हैं? सबसे बड़ा तो आज के टाइम में सबसे जो एक चल रहा है आज के टाइम में हमारे में, मांगलिक दोष। जी अब जिसका भी मंगल, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के आधार पे पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में जिसका भी हमारा मंगल मिलेगा, ये मांगलिक दोष होगा। अब पुराने समय के अंदर क्या होता था कि हम लोग कहते थे कि मांगलिक दोष वाले को नॉन मांगलिक से शादी करवाते तो मृत्यु हो जाती थी। अच्छा, सुना था। तो वही संदर्भ अभी तक लोगों ने बनाया हुआ है कि नॉन मांगलिक से शादी नहीं करनी, एक की डेथ हो सकती है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा है सिर्फ एक वहम है, भ्रम है। नॉन मांगलिक की मांगलिक से शादी करना कोई मृत्यु नहीं होती। एक्चुअल क्या है कि ये हमारा जो मंगल है ना, जिनके पास 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल जुड़ा होते हैं, मांगलिक दोष का मतलब क्या है? हाई एनर्जेटिक पावर होना। अब हाई एनर्जेटिक पावर कैसी होती है? जिसका मंगल 12वें घर में होगा जी, जिसका मंगल 7वें घर में होगा। अब ये क्या हो गया, 7वां घर शुक्र का भी हो गया। इनके अंदर हाई सेक्सुअलिटी पावर बढ़ जाती है, तो इनके अंदर एनर्जी इतनी बढ़ जाती है। तो पुरातन समय के अंदर क्या होता था, जब ये इंटरकॉर्स करते थे, रिलेशनशिप बनाते थे, तो वही मंगल के कारण क्या होता था, किसी की एक की डेथ हो जाती थी, क्योंकि उस समय मेडिकल प्रोपेगेंडा नहीं था, कोई ट्रीटमेंट नहीं थे, कोई कुछ ऐसा नहीं था, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी। पर आज के टाइम में तो हर एक चीज की फैसिलिटी है, आज के टाइम में हर लोग नॉलेजेबल भी है। और दूसरा, मांगलिक दोष वाले के साथ क्या होता है कि इनके अंदर ना एग्रेसिव नेचर बहुत ज्यादा होता है, अग्रेसिव होते हैं लोग, बहुत मांगलिक गुस्सा बहुत होता है, जी। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चलो नॉन मांगलिक की मांगलिक वाले से शादी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि एक शांत स्वभाव, एक बहुत ज्यादा गर्म स्वभाव होगा, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा एग्रेसिव नेचर भी उसके लिए खराब कर देते हैं, जो मैरिज लाइफ को थोड़ा सा डिसबैलेंस कर देता है। कह रहे 28 साल के बाद ये ठीक हो जाता है, जो होता है एक्चुअल ऐसा? में देखो, कोई भी, मैं कहता हूँ जो दोष लग ही गया वो एकदम से ठीक नहीं होगा। नहीं होगा। वो हम लोग कह देते हैं 28 साल के बाद कम हो जाएगा, ऐसा कोई मांगलिक दोष जो बन ही गया है वो एक एज फैक्टर के हिसाब से नहीं बढ़ेगा ना घटेगा। मेन क्या होता है कि 28 साल के बाद तो उल्टा बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि 28 साल से पहले तो क्या होता है, काम करने की ताकत होती है, 28 साल के बाद एग्रेसिव नेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट अलग अलग इसके मिलने शुरू हो जाते तो हैं। इसको निवारण की क्या विधि होती है? मांगलिक दोष की सबसे अच्छी जो विधि है इसको निवारण करने की, वो 2 उत्तम उपाय अगर वो कर पाए, जिसका भी मांगलिक दोष है। अभी हमने एक बात करी थी, मंगल होता है जिम, जी अगर वो योग करेगा, क्योंकि अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं कंज्यूम करे, स्पोर्ट्स में जाए। जी, अगर जैसे कोई एज फैक्टर के हिसाब से वो कहेंगे हम तो स्पोर्ट्स में अब नहीं जा सकते नहीं जा हैं, सकते। तो उनके लिए क्या है कि कम से कम कोई योग तो कर सकते हैं, योग विद्या है, योगा करना, ये इनका मंगल का यूटिलाइजेशन हो गया। दूसरा, मंगल का कनेक्शन जुड़ा हुआ है हनुमान जी से, जी अगर या तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दे, या फिर मंगलवार को लाल चीजों का दान करना शुरू कर दे, जैसे अनार हो गया, लाल रंग की मिठाई होगी, अब मिठाई खुद भी मंगल होगी और लाल रंग भी हो गया, तो ये अगर उत्तम दान महादान है। और हनुमान चालीसा मैं कहता हूं सबसे बड़ा उत्तम मंत्र है, इसके अलावा कोई मंत्र ही नहीं है मंगल के लिए। चंद्रमा का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है? चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन से जुड़ा हुआ है, जी और मन ही हमारे जो क्रय विक्रय दोष है ना, जितने पैदा करते हैं मन ही पैदा करता मन है, पैदा करता है। क्योंकि मन के अंदर गलत और अच्छे विचार आना ही हमारा मन है, और वो मन है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा का अगर मैं, लोग कहते हैं ना लॉजिकल अगर हम बात करें, तो एक देखो कि पूर्णमासी वाले दिन जब चंद्रमा का समय आ जाता है, तो जितने भी पागल खाने होते हैं ना, जी मेंटालिटी जितने भी होते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। पूर्णमासी वाले दिन समुद्री जहाज नहीं चलता, ठहराव कर दिया जाता है, जितने ज्वार भाटा आते हैं वो पूर्णमासी पे आते हैं, चेक करके देखें सब। तो कहीं ना कहीं जो चंद्रमा का पानी से संबंध, और चंद्रमा का पानी से इसलिए संबंध तो बना, और पानी हमारे शरीर के अंदर 70% हो गया, जी तो वही जब मन उछलेगा
तो हमारा कहीं ना कहीं मन का कारक उछलेगा, क्योंकि पानी के तत्वों से इमोशंस, फीलिंग्स या तो बढ़ेगी या घटेगी। अब देखो, अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष भी होता है, कृष्ण पक्ष भी होता है, जैसे ही चंद्रमा महीने में किसी के, अब देखो कई बार ऐसा मूड हो जाता है, वो इतना उसको खुद भी नहीं पता लगता कि मूड अपसेट बैठा होता है। लोग बैठे होते हैं, मेरा मूड ऑफ है, मूड ऑफ है, पूछो क्यों ऑफ है, उसे खुद भी नहीं पता होता। क्यों? चंद्रमा जब उनकी कुंडली से ट्रांजिट कर रहा होता है। तो चंद्रमा का हमारा तत्व माँ से भी जुड़ा होता है, हमारी माता हमारी चंद्रमा होती है। और ये इसीलिए चंद्रमा से क्यों माता का जुड़ा, क्योंकि माँ इमोशंस भी है, फीलिंग्स है, तो वो हमारे इमोशंस से जुड़ी हुई है, तो वो इसलिए हमारे चंद्रमा से है। तो चंद्रमा का हमारे जीवन में डेली हमारी रूटीन के अंदर फीलिंग से जुड़ा हुआ है। जितने चंद्रमा को अगर हम लोग बैलेंस कर लें, तो इन जैसे लोग, मैं कहता हूँ हाई सक्सेस लोग होते हैं। देखो, कामयाब वही हुआ है जिसने दूसरों के मनों पे राज किया है। तो जिसने दूसरों के मनों पे राज उसने किए, जिसने अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग किया। और अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे उत्तम मैं ये उपाय बताता हूँ। एक तो शिवलिंग पे जाके जल अभिषेक करना। अगर वो कहते हैं मैं ऐसे धर्म और जाति से जुड़ा हूं, मैं नहीं करूंगा, कई लोग नहीं करते हैं, तो मैंने बोला चंद्रमा हमारी माँ है, उसके डेली फीट टच करना शुरू कर दे। और 43 दिन मैं कहता हूं लगातार फीट टच करना शुरू कर दे। जिसने अपने चंद्रमा को बैलेंस कर दिया, जिसने इमोशंस को बैलेंस कर दिया, वो दुनिया में दुखी नहीं हो सकता। दुख तो हमारे इमोशंस है। तो फिर दूसरा, जो दूसरों के मनों पे राज करेगा 100% कामयाब होगा। आज व्यापार भी तो हमारे चंद्रमा से जुड़ा है। अगर हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब आप उसके मन की फीलिंग्स को समझोगे। उसके मन पे राज कर लिया, आपका प्रोडक्ट बिक गया। और चंद्रमा हमारी कैश लिक्विडिटी है। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोगों को कैश लिक्विडिटी की। रोज हम काम तो करते हैं, लोग कहते हैं पैसा ही नहीं टिकता, पैसा आता है आने से पहले चला जाता है। तो कहीं ना कहीं कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, वो कहां से? चंद्रमा से। तो चंद्रमा को बैलेंस करने का 43 दिन माँ के पैरों पे छूना शुरू करते। पर कई लोग अब कहेंगे हमारी तो माता नहीं है, अभी कहीं ना कहीं समय काल का चक्कर बन जाता है जब जाना हो जाता है जी। तो फिर अगर हमारी माता नहीं है पर माता जैसी तो होगी जी, तो उनके पैरों को छूना शुरू कर दे, ब्लेसिंग्स लेना शुरू कर दे, शिवलिंग पे जल अभिषेक करना शुरू कर दे, तो ये सबसे उत्तम फल होगा। ऊंच और नीच के ग्रहों का क्या अर्थ होता है? देखो, ऊंच और नीच के ग्रह तो एक क्या है कि इनके ना फल अलग अलग हैं। पर ये आज के समय में क्या हो गया, ऊंच और नीच के समय पे भी लोगों ने इंस्टा पे या वीडियो इतनी देख ली है कि इसी में उलझ गए हैं। ऊंच के ग्रह, नीच के ग्रह। ग्रह कोई भी होता है वो अपना एक फल देता है जी। देखो, अगर हमारी कुंडली के अंदर 3 घर ऐसे होते हैं, तीसरा, 6वां और 12वां, इसके अंदर कोई भी ग्रह नीच का बैठ जाए जी, क्योंकि राशि के हिसाब से होते हैं नीच के। अब जैसे सूर्य है, शनि है, हमारा राहु हो गए, हमारा शुक्र हो गए, ये कोई ना कोई राशि में तो होंगे जी। उस राशि के हिसाब से ये ऊंच और नीच के माने जाते हैं। जैसे शनि है, अब शनि अगर मेष राशि में चला जाएगा तो ये नीच का हो जाएगा। पर यही शनि अगर किसी का 12वें घर में, 6वें घर में चला जाए, तो यहाँ पे या तीसरे घर में शनि नीच का चला जाए, तो फिर ये तो बेकार हो जाएगा। कारण ये है कि यहाँ पे शनि नीच और ऊंच में दोनों में अलग अलग फर्क है और दोनों में अलग अलग फल देता है। अब एक व्यक्ति है, अगर आप मेहनती हैं जी, तो शनि अगर आपका तीसरे घर में या मंगल नीच का बैठ गया, तो ये बंदा तो मेहनत ही नहीं करेगा। मेहनत नहीं करेगा तो फिर फल कहां से लेगा? फिर वो कहेगा मेरे तो सुस्त रहता हूं, मेरे से नहीं कुछ होता है। तो यहाँ अब उसका जो शनि नीच का क्या फल देता है और ऊंच का क्या फल देता है? ये कैसे काम करता है? ये काम करता है हर कुंडली के हिसाब से। अगर नीच का होगा तो स्ट्रगल ज्यादा होगी। देखो, अगर मैं कहता हूं कि अगर नीच का ग्रह है, वो बैठा कहां पर है ये निर्भर करता है। अगर वो बैठ ही तीसरे घर में चला गया शनि नीच का, तो ऐसे व्यक्ति को तो सुस्त बनाएगा, स्लो हो जाएगी स्पीड। बिल्कुल। अब ये व्यक्ति इतना स्लो हो जाएगा, पर ये खुश होता रहेगा मेरा शनि नीच का है, मेरे से मेहनत नहीं करवाएगा। भाई अगर मेहनत नहीं करवाएगा तो फिर कामयाबी भी नहीं दिलवाएगा। तो शनि यही जब ऊंच का होता है फिर क्या कराता है? तो फिर इससे मेहनत करवाएगा, मेहनत करवाएगा तो कामयाबी भी दिलवाएगा। तो ये फर्क होता है ग्रहों का। लोग इसी में ही उलझे रहते हैं, ऊंच और नीच। मैं कहता हूँ उलझना नहीं है, इससे सुलझना है, इसके फल को लेना है। अब ये निर्भर करता है कि कहाँ पे उसका फल लेना है जी। अगर यही शुक्र मान लो 12वें घर में जाकर के नीच का बैठ गया जी,
तो इसका क्या करेगा, ये तो खुश होता रहेगा, शुक्र मेरा 12वें घर में नीच का हो गया, मेरे तो खर्चे नहीं करवाएगा। अगर ये खर्चे नहीं करवाएगा तो माया भी नहीं देगा, माया नहीं देगा तो अब आपके यहाँ पे बेड प्लेजर भी होता है, तो फिर आपके अपनी वाइफ के साथ अच्छे रिलेशनशिप भी नहीं बन पाएंगे जी। तो फिर वहां मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये चीज है, हर ग्रह का अच्छा और बुरा फल दोनों प्रभाव होते हैं। दोनों प्रभाव होते हैं। सूरज का हमारी जिंदगी में क्या मतलब? मैं कहता हूँ सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन जी। में। सूर्य अगर हम बात करें तो सूर्य हमारी एक पोजीशन भी है, सूर्य एक हमारा स्टेटस, सूर्य हमारे पिता भी हैं। जी। तो इन तीनों का ही हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। पिता के बिना कुछ नहीं, जी। स्टेटस के बिना कुछ नहीं, तो हाई पोजीशन के बिना भी सोसाइटी में कुछ नहीं। तो ये तीन इतने मेन रोल हैं, इन तीनों का रोल को निभाने वाला सूर्य है। जिसका सूर्य खराब हो जाता है, अब सूर्य खराब होने के लक्षण क्या है? अब कई लोग अपने पिता के साथ बातचीत सही ढंग से नहीं करते, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं, ऊंची आवाज में बात बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने सूर्य को कमजोर कर रहे हैं। और ये सूर्य को इतना कमजोर कर देते हैं, फिर ये कहते हैं मेरे को स्टेटस नहीं मिलता। जिसका सूर्य अच्छा होगा उसी का स्टेटस होगा, और जिसका स्टेटस होगा उसी की आज के टाइम में सोसाइटी तो देखो उसको पूछती है जिसका स्टेटस अच्छा है, भले ही घर में दाने हो ना हो। सो सूर्य आपको स्टेटस देता है। सूर्य हमें स्टेटस, सो हर घर में इसका मकसद अलग अलग होता है। बिल्कुल, सूर्य का अपना अपना महत्व है हर एक जगह। पर सूर्य कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, सूर्य ने उसी के हिसाब से स्टेटस देना होता है। अब यही सूर्य अगर सूर्य नुकसान भी करता है आपका? बिल्कुल करता है। अगर यही सूर्य कुंडली के अंदर 7वें घर में बैठ जाए तो 7वां घर विवाह का हो गया, और 7वां घर व्यापार का भी हो गया। व्यापार तो अच्छा देगा, पर उस जो विवाहिक जीवन होगा उसको डिस्टर्ब कर देगा। क्यों? इगोइस्टिक नेचर बना देगा। इगोइस्टिक नेचर इतना हमारी मैरिज लाइफ के अंदर बना देगा, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, जिसकी भी कुंडली में बैठा होगा। और ईगो नेचर तो फिर कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को स्पॉइल करेगा ही करेगा। तो ये सूर्य का बड़ा तगड़ा महत्व रहता है। और सूर्य यही 10वें घर में बैठ जाए कुंडली के तो गवर्नमेंट जॉब दिलवाएगा, हाई स्टेटस दिलवाएगा इसको। तो इसको सूर्य को ठीक करने के क्या उपाय? मैं कहता हूँ सूर्य को ठीक करना सबसे सरल मार्ग ये है कि अपने पिता से अच्छा रखना। जिसने अपने पिता से अच्छा रिश्ता कर लिया उसका सूर्य बहुत उत्तम हो गया। और अगर कोई कहे कि अब ऐसे, अगर इसके लिए किसी को दान पुण्य करना, क्या करें? हाँ, अगर मान लो कि किसी के पिता कई बार नहीं होते हमारे जीवन काल के अंदर, तो सूर्य हमारा गोल्ड भी बनता है। और सूर्य हमारा चमकती चीज जो गोल्डन रंग की होती है ये भी सूर्य होती है। और सूर्य को अच्छा करने का सबसे उत्तम क्या होता है? जिसका सूर्य खराब हो उसे सूर्य का दान करना चाहिए, गुड़ और गेहूं का। गुड़ और गेहूं का अगर वो दान करता है धर्म स्थान पे तो सूर्य उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई करके देखे बहुत उत्तम फल दे देगा सूर्य। सूर्य व्यापार बना सकता है, सूर्य इतना अच्छा सूर्य होता है। ये जितने भी ग्रह हैं, कोई उच्च का है, कोई नीच का है, कोई फल दे रहा है, कोई नुकसान दे रहा है, क्या इनको कर्मों से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, कर्मा अलाइनमेंट तो सबसे उत्तम चीज है। कर्मा अलाइनमेंट से बहुत कुछ सारे ग्रह बैलेंस किए जा सकते हैं। जैसे अभी हमने बीच में ही कर्म की बात करी जी। कि माता के चरण स्पर्श करेगा तो कर्म हो गया। कर्म हो गया। पिता से बहस ना करके पिता से विनम्रता भाव बात करे। देखो लोग कहते हैं मेरे पिता मुझसे ऊंची आवाज में बात करते हैं, मेरे पिता का नेचर ऐसा है। मैं कहता हूं पिता जैसे भी है तो पिता, बाप तो बाप ही है। पर अगर आप पिता से अच्छे रिश्ते करते हैं तो कर्म आपके ऑटोमेटिक सही हो गए, सूर्य आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। सो आपका कहने का मतलब है जितने भी ग्रह हैं ये सारे ग्रहों को कर्मों से ठीक किया जा सकता बिल्कुल किया जा है। सकता कोई महंगे उपाय करने की जरूरत नहीं है। है। मैं कहता हूं महंगे उपायों में उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। कर्म सिद्धांत, बस कर्म करना कैसे है और किस कर्म के साथ में क्या दान कर सकते हैं ये हम लोग उसे सही गाइड करके। आपको दान पुण्य पाठ करना है। बिल्कुल। आपको नग नहीं डालने, बिल्कुल, किसी महंगे चक्कर में नहीं डालना, सिर्फ बिल्कुल। अपने आप को, अपने कर्मों को ठीक रखना। बिल्कुल। हम पहले ही दुखी हैं। एस्ट्रोलॉजर के पास आया कौन है? जो दुखी है। अब दुखी दो प्रकार से होगा, या तो वो अपने परिवार से दुखी होगा या धन माया से दुखी होगा। जो पहले ही दुखी है उसे और दुखी करने की आवश्यकता क्यों है कि महंगे रतन पहना करके? तो रतन तो फिर उसे ऐसा पहनाएंगे ना। आगे चलते हैं। कुंडली मिलाना शादी के लिए कितना जरूरी होता है? कुंडली मिलाना मैं कहता हूँ शादी के लिए बहुत जरूरी होता है। अब कई लोग कहते हैं कि हम कुंडली मिलान में विश्वास नहीं करते। देखो कुंडली मिलान से तलाक भी फिर उन्हीं के होते हैं ना जी। बिल्कुल। अब देखो क्या है, अब कई बारी कुंडली मिलान गुणों वालों का भी तलाक हो जाता है। लोग कहते हैं 28 गुण मिल गए, उसका भी तलाक हो रहा होता है। जिसके 22 गुण मिल रहे हैं उसका भी तलाक हो रहा होता है। और कई बारी 10 गुण वाले की शादी चल रही होती है। कारण क्या लॉजिक होता है? लॉजिक ये होता है खाली गुण मिलाने से नहीं होता,
दोनों की कुंडली मिलान करने से उसके व्यक्तित्व के बारे में भी तो जानना पड़ेगा। अब खाली कुंडली तो हमने मिला ली, अब हमने देखा कुंडली मिलान से इसके 28 गुण मिले, पर अभी हमने बात करी कि सूर्य उसका अगर शादी के घर पे ही चला गया तो नेचर तो उसका इगोइस्टिक हो गया। अब इगोइस्टिक नेचर कहीं ना कहीं शादी को खराब कर देगा, तो गुण धरे के धरे रह जाएंगे और शादी खराब हो जाएगी। और अभी हमने बात करी शुक्र, अगर शुक्र ही उसका 12वें घर में जाकर के ब्लड प्लेजर को खराब कर देगा, तो गुण तो उसके अच्छे मिल रहे हैं पर बैड प्लेजर की वजह से शादी खराब हो गई। तो यानी कहीं ना कहीं गुणों से ज्यादा पर्सनलाइजेशन कुंडली मिलान भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके व्यक्तित्व के बारे में जानना। अगर किसी की कुंडली में विवाह या संतान का योग ही नहीं है तो उसके भी उपाय होते हैं। देखो, कुंडली के अंदर योग ना होना, योग तो बन सकते हैं उपाय से, पर अगर प्रॉमिस ही नहीं है, प्रॉमिस और योग में एक फर्क है। जैसे मान लो कि एक परमात्मा ने बिल्कुल ही योग नहीं बनाया, वादा ही नहीं किया जी। जब वादा ही नहीं किया जिस चीज का, तो उसको तो बनाया ही नहीं जा सकता। फिर तो अगर बनाने वाला, फिर तो हर एस्ट्रोलॉजर कहेगा कि मैं डेस्टिनी लिखने वाला बन गया, फिर तो हर एस्ट्रोलॉजर कह देगा मेरे पास तो परमात्मा की कलम होगी यही। फिर तो अगर मान लो कि अगर ये योग बनाए जा सकते हैं, तो फिर तो वो कहेगा मेरे जीवन काल में घर का योग नहीं है, वो भी लिख दो। फिर तो एस्ट्रोलॉजर परमात्मा के एक बराबर। चीज क्लियर होगी कि हम किसी का कोई योग नहीं बना सकते। हाँ, योग नहीं बना सकते। जिसके टेवे के अंदर, जिसी कुंडली के अंदर संतान का योग है ही नहीं, बिल्कुल, तो उसको कोई भी पंडित चाह के आपका उपाय करा के, यज्ञ करा के नहीं ले सकते। हाँ, अगर योग में आने वाली अड़चन है, अड़चन को ठीक किया जा सकता को हम लोग है। ठीक अगर कर योग सकते है ही नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, ऐसे लोगों की कुंडलियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। आते हैं लोग आपके पास। बिल्कुल, कई लोग दिखाते हैं कि अपनी हॉरोस्कोप दिखाते हैं, जब योग ही नहीं होता है। अब उसको क्या होता है कि वो कहते हैं कि हमें कोई ना कोई उपाय बताओ, पर अब हम उसको कहीं ना कहीं उलझावे में न डाल करके, भले ही वो हमसे नाराज हो जाए, पर जब योग ही नहीं है तो फिर तो हम उसका कोई उपाय नहीं करा सकते। योग है पर अड़चन है, उसे ठीक किया जा सकता है। जैसे अब संतान का, जिसका भी कुंडली में मंगल की दृष्टि 5वें घर पे या मंगल 5वें घर में होगा जी, इसका 100% मिसकैरेज होगा, बेबी होने से पहले 1 या 2 बार होगा। वो तय होता है। बिल्कुल, पर अगर ये हमें पता चल गया जी। कि इसका मिसकैरेज होना है, क्योंकि अभी हुआ नहीं है, होना है, तो ये अड़चन है, तो इससे तो उपाय से ठीक किया जा सकता है। हम इसको ठीक कर सकते हैं, भाई ये बेबी होने में ये दिक्कत है, तो इसको ठीक किया जा सकता है। अब बेबी हो गया है, किसी को ये जानना है कि बच्चे का पेशा कौन सा होगा। किसी की कुंडली देख के ये अनुमान लगाया जा सकता है इसके लिए कौन सा करियर अच्छा रहेगा। बिल्कुल, हम ये उसके कुंडली से बड़ा उत्तम तरीके से और बड़े सटीक तरीके से हम लोग ये जान सकते हैं कि इसका करियर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान भी कौन सा रहेगा और करियर किस फील्ड में जाना चाहिए वो भी। अगर मान लो अगर इसका करियर ही विदेश में बनना हुआ और वो सारी जिंदगी अपने करियर का संघर्ष ही अपने जन्म स्थान पे करता रहा, तो ये तो करियर उसका बन ही नहीं सकता। क्या ये जान सकते हैं वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, कौन सी कंट्री में जाएगा? हम स्पेसिफिकेशन कंट्री तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो कंट्री है तो अब अगर हम बात करें तो कंट्री, अगर हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात, तो उसके अंदर बहुत सारी कंट्रियां आ जाती हैं। स्पेसिफिकेशन कंट्री नहीं बताई जा सकती। विदेश योग है और वीजा लगेगा या नहीं लगेगा ये बताया जा सकता है। ये बताया जा सकता है, बिल्कुल बताया जा सकता है। इसका वीजा आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो कब तक आएगा, और इसे कब अपनी फाइल लगानी चाहिए। करियर का पता चल जाता है कौन सी दिशा में जाएगा, बिल्कुल, कौन सी फील्ड में अंदर बिल्कुल जाएगा नहीं जाएगा। अब जैसे मान लो कि किसी का कुंडली का जिसको अपना पता हो और उसे थोड़ा बहुत ज्ञान हो और मंगल उसका 8वें घर से जुड़ रहा हो, तो इसका हमें पता लग गया, और इसके कौन से ग्रह की दृष्टि है वो तो हम कुंडली देखकर पता करेंगे, पर एक हम अभी बता रहे हैं कि जिसका मंगल 8वें घर से जुड़ा हो तो इसकी इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे अधिक सक्सेस रहेगा लाइफ के अंदर। अब देखो क्या है कि शनि और सूर्य जिसकी कुंडली में एक साथ बैठ जाए तो ये करियर का इतना अच्छा निर्माण करते हैं, पर इसी शनि और सूर्य इकट्ठा बैठ जाए तो हम लोग कह देते हैं कि करियर अच्छा नहीं होगा। करियर ये जज बन सकता है, इसको लॉ फील्ड में चल जाए। क्यों? सूर्य क्या है, एक जज की पोजीशन, और शनि एक जज है और सूर्य हाई स्टेटस है, तो जब दोनों मिल जाएंगे एक जज की पोजीशन का निर्माण कर देते हैं। जिसको शनि और सूर्य जिसकी कुंडली में 10वें घर से कनेक्शन बना रहा हो, मैं कहता हूं ऐसे व्यक्ति को जज की प्रिपरेशन करनी चाहिए। 100% ये जज बनेगा। पर वो कब बनेगा? अब वो आया ही उस समय, कई लोग कुंडली उस समय काल के बाद दिखाते हैं,
तो इसलिए मैं कहता हूं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की कुंडली जब वो पढ़ रहा होता है ना तभी दिखा देनी चाहिए, ताकि वो उसकी सही दिशा का और सही शिक्षा का निर्माण कर पाए और चुनाव कर पाए। बीमारी और मृत्यु का पता चल जाता है। हाँ, बीमारी और मृत्यु दोनों का पता चल जाता है, पर मृत्यु बताना ये एस्ट्रोलॉजी का विधान नहीं है। कारण ये है कि अगर मृत्यु बता दी जाए तो उसके संदर्भ में क्या होगा, मृत्यु होनी है 10 साल बाद, उसके 10 साल पहले हमने खराब कर दिए, क्योंकि वो 10 साल तो स्ट्रेस में निकाल देगा। और वो 10 साल जो स्ट्रेस में निकाले वो ना घर का रहा, ना परिवार का रहा, ना अपने लायक रहा। तो इसलिए मृत्यु जानी जा सकती है, बताई नहीं जा सकती। लोग कहते हैं फिर अगर ये एस्ट्रोलॉजर मृत्यु जान सकते हैं तो बताते क्यों नहीं। अब किसी को ये बता दीजिए कि मृत्यु तेरी 3 महीने बाद होगी, तो आज के 3 महीने खराब करके बैठ जाएगा। रोग का बिल्कुल पता चल जाता है कि कौन सा रोग कब लगेगा और कैसा लगेगा। अब देखो रोग का कैसे होता है, अगर मान लो कि उसका 6वें घर से किसी बुध ग्रह का संबंध बन रहा है, तो बुध का हमें पता लग गया, और ये शनि से दृष्ट है, तो हमें पता लग गया कि ये व्यक्ति अब क्या करेगा, नसों से संबंधित या दांतों से संबंधित इसको प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ बुध को उसे ठीक करना होगा। तो रोग का पता चल जाता है। दशा और महादशा का जीवन में क्या महत्व होता है? दशा और महादशा, अंतरदशा, इनका हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण फल है, क्योंकि हमारी कुंडली के अंदर 9 ग्रह 12 घर होते हैं। ये एक ही समय में 9 ग्रह और 12 घर तो एक साथ एक्टिवेट नहीं होते। तो ये दशा और महादशा ही हमें बताती है कि अब इस समय में हमारा बुरा समय आने वाला है या अच्छा समय आने वाला है। महादशा अंतरदशा से जब हमें पता चल जाए कि बुरा समय आने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति का जब हमें पता चल जाता है तो हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि अब इस समय में तुम्हें कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस समय कोई नए कार्य का निर्माण नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस समय बस बैठ जाना चाहिए और अपने कर्मों का विधान को बढ़ाना चाहिए। और अगर हमें पता चल जाए महादशा अंतरदशा से बड़ा इसको अच्छा फल मिलने वाला है, जैसे शुक्र की महादशा और शुक्र का संबंध उसके धन भाव से जुड़ जाए, तो फिर हम कहेंगे इसको अब ऐसे काम करने चाहिए जो शुक्र से संबंधित हो। तो शुक्र से संबंधित अगर वो काम करेगा तो इसका धन भाव बढ़ता चला जाएगा इसका, तो ये वेल्थ को जनरेट कर सकता है महादशा अंतरदशा से। क्या इसकी अब शादी होगी नहीं होगी महादशा अंतरदशा से, विदेश योग कब बन रहा है महादशा अंतरदशा से, बेबी कब होगा महादशा अंतरदशा से, एक्सीडेंट का योग भी पता चल जाता है महादशा अंतरदशा। जैसे ही हमें पता चलता है कि इसका अब दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति को अब गाड़ी चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, चलानी चाहिए तो स्लो चलानी चाहिए, या कैसे अपने आप को बैलेंस करके रखना चाहिए। तो ये कुछ उपाय भी फिर उस समय किए जा सकते हैं। 12वें घर को बहुत चुनौतीपूर्ण समझा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। ये 12वां घर किसके लिए होता है और इसमें इतनी चुनौतियां क्यों आती हैं? असल में तो जो 12वां घर है ये तो हमारा मोक्ष का घर भी है जी, और 12वां घर हमारा हॉस्पिटल का भी है, 12वां घर हमारा जेल का भी है, और 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है, और विदेश का भी। बिल्कुल। और 12वें घर से ही हमें विदेश जाना होता है। जी जी। पर अब लोग क्या करते हैं कि 12वें घर को ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम मान लेते हैं। मैं कहता हूं जब 12वें घर की दशा आ जाए और 12वें घर की या महादशा आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का लोग डर जाते हैं भी अब आइसोलेशन में चले जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, या कहीं ना कहीं जेल योग बन जाएगा। पर ये नहीं सोचते कि 12वां घर एक्टिवेट होते ही अब विदेश योग और इन्वेस्टमेंट का भी योग शुरू हो गया। और अगर यही 12वें घर की महादशा अंतरदशा से अगर विदेश चला जाए, तो यही वहां पे जाके एक किस्म की इन्वेस्टमेंट कर दे, तो ये तो बहुत अच्छा फल ले सकता है, अपने धन को बढ़ा सकता है, अपने हर एक चीज को, लग्जरी लाइफ को बढ़ा सकता है। तो ये क्या करते हैं, 12वें घर से ही हम लोग नेगेटिविटी देखते हैं, और 12वां घर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी दे रहा होता है। तो ये पॉजिटिविटी को अगर हम एक्टिवेट कर लें तो वही 12वां घर हमारा सक्सेस का बन जाता है। आयुर्वेद और मेडिकल ज्योतिषी, इनके आपस में क्या संबंध है? देखो, जितना हमारे जड़ी बूटियां और आयुर्वेद की जितनी मेडिसिन बनती हैं, ये सारी नक्षत्र आधार पे बनती हैं। नक्षत्रों पे होती है? बिल्कुल, इनका नक्षत्रों के आधार से ही लिया जाता है। जैसे पुष्य नक्षत्र हो गया, अब पुष्य नक्षत्र हमारा जुड़ा होता है जुपिटर प्लैनेट से, तो उस समय हमें कोई आयुर्वेदिक की कौन सी जड़ी बूटियों को लेना चाहिए। स्वाति नक्षत्र हो गया, तो इस स्वाति नक्षत्र में हमें कौन सी जड़ी बूटियों को लेना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे नक्षत्रों के आधार से लिया जाता है। पर कुंडली के आधार पे हम साधारण जन को ये बताते हैं कि जिसका शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे होते हैं, तो ये विष योग को उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को लिक्विड मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो लिक्विड मेडिसिन जब भी लेगा, जब भी ऐसे व्यक्ति को कफ हो लगती है ना, जितने भी व्यक्ति लिक्विड मेडिसिन लेते हैं, इनको लिक्विड मेडिसिन से कम राहत मिलती है जितनी हार्ड मेडिसिन से, जो टैबलेट वगैरह होती हैं, उससे ज्यादा इनको फर्क पड़ता है। तो इनको लिक्विड मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए।
क्या कुंडली से यह जाना जा सकता है कि कौन सी दवा असर करेगी या नहीं करेगी? हाँ, बिल्कुल जाना जा सकता है। जैसे कुंडली से, अब जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे शनि और चंद्र का होगा, विष योग होगा, तो ऐसे व्यक्ति को लिक्विड मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। और ऐसे ही अगर व्यक्ति की कुंडली में मान लो कि 8वें घर में बृहस्पति हो या 6वें घर में बृहस्पति हो, तो ऐसे व्यक्ति को आयुर्वेद मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए। तो जो शनि है, शनि हमारी एलोपैथिक मेडिसिन को देता है, तो ऐसे ही हमारी कुंडली से पता चल जाता है कि हमें कौन सी मेडिसिन को लेना चाहिए। तो वो हम एक कुंडली का देख करके एनालिसिस करके उसे बता सकते हैं। आजकल बहुत सारे उपाय देखते हैं हम सोशल मीडिया पे, क्या एक जैसा उपाय सबके ऊपर सेम असर करता है? देखो, उपाय का क्या है कि उपाय वो हमारे जीवन काल के अंदर जो कर्म से जुड़ा हो, वो तो जीवन में सबके साथ है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो सब जन साधारण लोगों के लिए, जनमानस के लिए होते हैं। जैसे अब गाय को चारा खिलाना, गाय को चारा खिलाना, गाय की सेवा तो करना, सबके लिए सेम है। बिल्कुल। कुत्ते को कुछ खिलाना पिलाना, ये जनमानस के लिए हो गया। पक्षियों को दाना डालना, ये जनमानस के लिए हो गया। तो ये तो उपाय हो गए। लंगर की सेवा हो गई, ये जनमानस का उपाय हो गया। तो ये उपाय हमारे जीवन के अंदर साधारण उपाय, और ये बहुत सटीक उपाय काम करते हैं डेली रूटीन के अंदर। पर कुछ उपाय ऐसे हैं जो हम लोग, सभी लोग नहीं कर सकते हैं। वो उपाय कई बार खराब कर देते हैं। अब जैसे गुड़ का दान हो गया। अब गुड़ का दान, मान लो किसी का सूर्य ही बहुत अच्छा हुआ और वो गुड़ का दान इंस्टाग्राम से देख करके दान करता जा रहा है, तो सूर्य वीक करता जा रहा है। जिसने सूर्य को ही विदाई दे दी, फिर वो स्टेटस कहां से लेगा? तो फिर तो वो स्टेटस नहीं लेगा, तो फिर कहीं ना कहीं उसकी जॉब में भी प्रॉब्लम आएगी। तो सूर्य इस करके उसे वो उपाय करने चाहिए जो उसकी कुंडली के आधार पे हो, और बाकी जनसाधारण उसे उपाय वो करने चाहिए जो हमारी लाइफस्टाइल के लिए हो, वो उसे करने चाहिए डेली रूटीन के अंदर। पंछियों को दाना जरूर डालना चाहिए, इससे हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों ही अच्छी होती हैं। तो ये चीज़ रहती है। अच्छा जी, बहुत सारे उपाय होते हैं जो एक विधि पूर्वक किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ के किए जाएं तो उसका लाभ भी होता है। सो मैं चाहूँगा जो लोग हमें देख रहे हैं, कम से कम उनको ये आइडिया हो जाए कि आप बिना पैसे के निःशुल्क उपाय कर सकते हैं, बट आपको परामर्श चाहिए। बिल्कुल। सो कुछ एक उपाय जो हमारे रसोई घरों से ही जुड़े होते हैं, तो उन चीज़ों पे चर्चा करते हैं। काली मिर्च से बहुत सारे उपाय कराए जाते हैं। काली मिर्च से क्या क्या उपाय होते हैं और कैसे वो ग्रहों को शांत करते हैं? देखो, काली मिर्च का बहुत सटीक उपाय किया जाता है। काली मिर्च का संबंध हमारा शनि से भी होता है और काली मिर्च का संबंध हमारे राहु से भी होता है। जी। जिनको भी शनि और राहु से बहुत ज़्यादा तंगी, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कामकाज को लेकर ज़्यादा परेशानी हो जाना, कामकाज को लेकर के कभी प्रॉब्लम रह जाना, घाक का ना आना, तो काली मिर्च को लेकर के वो क्या कर सकते हैं, अपने सिर से 7 बार उतारा करके उसको एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना है और उसको बाहर गिरा देना है। बाहर उसको ऐसी जगह गिराएं कि जहाँ पे लोग कहते हैं चौराहे पे, पर चौराहे पे इस जगह गिराना है जिस चौराहे पे ज़्यादा आना जाना लोगों का ना हो, तो वो सबसे बेटर है। या फिर खाली भूमि जगह पे गिरा दें जहाँ पे लोगों का आना जाना, इससे आपका ग्राहक आना शुरू हो जाए। इससे आपके ऊपर जो भी नेगेटिव वाइब्स है वो भी दूर हो जाएंगी और आपकी कहीं ना कहीं व्यापार में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे मूषक कपूर के बारे में बहुत कुछ चर्चा होती है। बिल्कुल। जो कपूर है, अब कपूर 2 प्रकार के होते हैं। कपूर का बहुत सटीक उपाय होता है, पर कपूर का यहाँ पे क्या होता है कि लोग वो कपूर जलाते हैं जो ज्यादा कपूर मरे हुए पे जगती है, जो टिक्की वाइज। जो सबसे सटीक उपाय होता है कपूर का, वो होता है भीमसेनी कपूर। अगर भीमसेनी कपूर को वो अपने घर में रोज धुना देना शुरू कर देता है लोबान के साथ, तो अगर वो रोज जलाना शुरू करते हैं तो उसके घर के अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब्स बढ़ जाती है। और कपूर का संबंध हमारे धन भाव से भी जुड़ा होता है। जैसे हमारे कर्जा चढ़ना, गरीबी होना, धन का ठहराव ना होना हमारे घर पे, तो हमारे कहीं ना कहीं धन के संसाधन उत्पन्न होने लग जाते हैं जब वो भीमसेनी कपूर को लोबान के साथ अपने घर पे डेली जलाना शुरू कर देते हैं। कौन से समय जलाना चाहिए? इसको संध्या काल के समय जलाना शुरू कर दें। लौंग से कौन कौन से उपाय होते हैं? लौंग से जैसे हमारे ऊपर किया कराया हो गया, नेगेटिव एनर्जी होगी, जैसे हम लोगों को डर भय लगा रहता है कि कोई हमारे ऊपर कुछ कर ना दे, या अंदर रात को बुरे सपने आ जाना, तो लौंग को क्या करना है, आपने अपने घर पे जो आप जोत जलाते हैं उसके अंदर हमेशा 2 लौंग आपने डाल देने हैं। पर वो 2 लौंग आपके फूल वाले होने चाहिए, जिसके ऊपर फूल लगा होता है। वो 2 लौंग डेली अपने घर में जोत पे फूल वाले डालना शुरू कर दें और आपके घर से नेगेटिविटी जानी शुरू हो जाएगी। और आपके घर पे किया कराया जिस प्रकार की भी कोई ऐसी वैसी कोई समस्या भी हुई तो वो भी आपके घर से निकलनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों को डर होता है मेरे ऊपर तंत्र से किसी ने कुछ करा हुआ है,
ऐसे लोग अक्सर नींबू से कुछ नज़र दोष निकालते हैं, वो क्या होता है? बिल्कुल, नींबू का एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। जो अगर हम नींबू की बात करें तो नींबू की अगर हम कलर से बात करें तो वो बृहस्पति से जुड़ा होता है, जो रस होता है वो चंद्रमा वगैरह, इसकी खटास शुक्र से जुड़ी होती है। तो इस सब का मिश्रण होता है। नींबू से क्या होता है कि जो भी हमारे ऊपर जैसे तंत्र विद्या की होती है कोई भी, तो नींबू का संबंध कई ग्रहों से जुड़ करके देवी देवताओं से भी संबंध है, जैसे काली माता से जुड़ा होता है। काली माता को नींबू का चढ़ावा चढ़ता है। और नींबू के लिए क्या है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी किया करा है, तंत्र विद्या, जंतर मंत्र, कोई भी ऐसी वैसी कोई विद्या आपको लगती है, तो आप नींबू को क्या कर सकते हैं, अपने सिर से 7 बार उतारा करके नींबू को घर से बाहर जाकर के काट दे, 4 पीस में काट के और 4 टुकड़ों में इसको फेंक दे, तो आपके ऊपर कोई भी ऐसी तंत्र मंत्र जंतर विद्या होती है तो वो आपकी हट जाती है। कपूर और लौंग जलाने से करे वास्तु दोष भी ठीक होते हैं? बिल्कुल, जैसे हमारे घरों में एक वास्तु दोष माना जाता है, वास्तु दोष का बहुत बड़ा एक महत्व माना जाता है, क्योंकि वास्तु हमारे जीवन काल के अंदर बहुत महत्व डालता है, क्योंकि हर दिशा का एक अपना अपना प्रभाव होता है। तो वास्तु दोष को अब अगर हम निवारण करने के लिए किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं, अगर मैं भी वास्तु कंसल्टेंट हूँ तो अगर मैं भी जाना चाहूँगा तो पूरे घर को देखना पड़ेगा, पर मैं आपको एक उपाय बताना चाहूँगा कि जो आपके वास्तु दोष को खत्म कर देगा। आपने क्या करना है कि कपूर को रखना है और लौंग को, इन दोनों को मिक्स करके आप जलाना शुरू कर दें। अगर आप इसको जलाना शुरू कर देते हैं तो आपके वास्तु दोष खत्म हो सकता है। और आप ये भी कर सकते हैं, समुद्री नमक को अपने बाथरूम के में भी रख सकते हैं, तो उससे भी आपके वास्तु दोष का निवारण होना शुरू हो जाएगा। नमक के कोई चमत्कारी उपाय बताइए। देखो, नमक का बहुत बड़ा रोल होता है, पर अब यहाँ पे नमक भी कई प्रकार का होता है। कई लोग नमक को वहां से लेना पसंद करते हैं जो सड़क पे ट्रालियों पे कई बार बिक रहा होता है, लोग वहां से वो नमक ले आते हैं, समुद्री नमक। पर वो आप देखो कि वो नमक है जहां से आने जाने वाले लोगों की वो नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी ले चुका है। जब भी आप नमक लें तो आप शुद्ध नमक, समुद्री नमक लें और समुद्री नमक को अपने घर, व्यापार और दुकान पे रखना शुरू कर दे। तो इससे क्या होगा, आपके कस्टमर का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपकी जॉब्स की जिनको प्रॉब्लम है उसकी अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी। पर 21 दिन बाद आपको ये नमक बदलते रहना चाहिए। आपके नमक का इतना स्टीक उपाय है कि जिसकी जॉब नहीं लग रही उसको भी कहीं ना कहीं जॉब की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। हल्दी से कौन कौन से उपाय होते हैं? हल्दी से ऐसे हम उपाय कर सकते हैं जैसे शादी ना होना, विवाह के देरी हो जाना। तो हल्दी का एक ऐसा महत्वपूर्ण उपाय है कि आप अपने नहाने वाले पानी के अंदर हल्दी की चुटकी भर डाल लें या थोड़ा सा आधी चम्मच डाल के आप इससे नहाना शुरू कर दें। जिसके विवाह के दोष आ रहे हैं, कोई रिश्ता आ रहा है, रिश्ता बार बार होकर टूट रहा है, या रिश्ता आने के बाद भी रिश्ते की बात नहीं बन रही है, तो अगर आप ऐसा करते हैं, पर ये शुरू करना है पुष्य नक्षत्र पर, अगर आप हल्दी के पानी से नहाना शुरू कर दें तो आपके रिश्ते की प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगी। कुछ लोगों को लोहे का छल्ला पहनने की सलाह दी जाती है। लोहे का छल्ला इसलिए पहनाया जाता है जिनका शनि का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, और जिसके कारण क्या होता है कि उनको रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं हर काम को करते हुए अटक जाना, देरी प्राप्त हो जाना, घर से वो काम करने निकलते हैं उसी टाइम उनकी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ जाना, बाइक वगैरह खराब हो जाना। तो ये क्या करते हैं कि जब ये लोहे का छल्ला धारण कर लेते हैं तो इनके कहीं ना कहीं जो काम में अड़चने आती हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं अपने कामों के अंदर, तो डिलेनेस दूर हो जाएगी और आपके काम स्मूथली होने शुरू हो जाएंगे। कोर्ट केस के लिए कौन से उपाय करना चाहिए? जिनका भी कभी भी कोई कोर्ट केस का फैसला आने वाला हो, कोई पंचायत का फैसला आने वाला हो और वो चाहता है कि 1-2 दिन के लिए मेरा कोर्ट का फैसला टल जाए या मेरी जमानत हो जाए, कोई भी अगर इस प्रकार का है तो वो एक उपाय कर सकता है। अपने टीन के डिब्बे के अंदर, जो टीन होता है उस टीन के डिब्बे के अंदर सौंफ भर के अपनी रसोई में वो रखना शुरू कर दे। हरी सौंफ अगर टीन के डिब्बे में भर के और उसे बंद करके रख लेता है तो उसका कहीं ना कहीं पंचायत का या कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में आने के लिए तैयार हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसको एक रास्ता भी मिल जाता है जहां वो अपने आप को एक साबित कर सकता है कि उसने ये गुनाह किया है या नहीं किया। वो इस चीजों से बाहर निकलना, झंझटों से मुक्त हो जाता है। तुलसी की माला पहनने का क्या महत्व होता है? तुलसी की माला का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी की माला, वैसे तो अगर हम बात करें तो देखो तुलसी के बड़े सारे महत्व गुण हैं। तुलसी का महत्वता एक आयुर्वेद से भी जुड़ा होता है, क्योंकि तुलसी का महत्व, और दूसरा हमारी स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा होता है। जैसे कि तुलसी की माला अगर हम रेगुलर पहनते हैं तो तुलसी की माला रेगुलर पहनने से आपका मन शांत रहता है, आपके मन में ठहराव आता है और कंसंट्रेशन पावर भी जुड़ती है। और तुलसी की माला का सबसे बड़ा उपाय विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर तुलसी की माला अगर आप गले में धारण करते हैं या हाथ पे पहनते हैं, पर शुद्धता पूर्वक अगर पहनते हैं, तो बच्चे की पढ़ाई के अंदर तुलसी की माला पहनने से बच्चे की पढ़ाई के अंदर ऐसा अभ्यास होना शुरू हो जाता है कि उसको जो मेमोरी पावर है वो तेज होनी शुरू हो जाती है।
रुद्राक्ष का क्या महत्व होता है? रुद्राक्ष के बहुत बड़े महत्व होते हैं। यहाँ पे जिसको भी हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी भी हेल्थ में डेली कभी कुछ लगा रहता है, कभी हेल्थ में, कभी डेली पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ जाते हैं, यहाँ पे मैं उसको बताऊंगा कि 5 मुखी रुद्राक्ष लेना है। और 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए तो आपने रात को उसको पानी में भिगोना है और सुबह उठ के निर्णय कालजी अगर आप उस पानी को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, ये एक साइंटिफिकली आयुर्वेदिक उपाय भी है। और दूसरा, 5 मुखी रुद्राक्ष के जल पीने से आपकी हेल्थ के अंदर आप देखेंगे 21 दिन के बाद सुधार आना शुरू हो जाएगा। रोज के रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास जाना वो छूटना शुरू हो जाएगा। 7 मुखी रुद्राक्ष का अपना बहुत बड़ा महत्व है। जो भी धन भाव के कारण, कर्जे के कारण परेशान है और शनि साढ़सती के कारण स्पेशल परेशान है कि शनि साढ़सती के कारण उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो 7 मुखी रुद्राक्ष माता लक्ष्मी से और शनि से जुड़ा हुआ है और 7 मुखी रुद्राक्ष को आप पहन सकते हैं। पर इसको 7 मुखी रुद्राक्ष को पहनने के लिए एक विधि होती है। वो विधि जैसे भी अगर आप करते हैं इसको, तो वो शुद्धता पूर्वक यानी शंभुनाथ जी के मंदिर जा करके आप इसको जल अभिषेक करके आप इसको धारण करें तो आपकी शनि साढ़सती की प्रॉब्लम का हल होना शुरू हो जाएगा। जो लोग श्राद्ध नहीं करते, ऐसे लोगों को कौन से दोष लगते हैं? जो लोग श्राद्ध नहीं करते, श्राद्ध ना करने से पितृ दोष का निर्माण होता है। पर श्राद्ध क्या होता है कि अगर कई लोगों को अब पितृ दोष में विश्वास नहीं करते, कई लोग श्राद्ध में विश्वास नहीं करते, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं श्राद्ध कर रहे होते हैं। श्राद्ध करते कैसे हैं? कहीं ना कहीं आते जाते किसी को भोजन ग्रहण करा देना, श्राद्ध के दिनों में कोई घर मांगने वाला आ जाता है उसको भोजन करा देना, ये उसका श्राद्ध ही हो जाता है। पर श्राद्ध, जो लोग श्राद्ध नहीं करते और जो लोग श्राद्ध नहीं करते उनके दोष उनको होते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? उनको पितृ दोष, जैसे विवाह के में देरी हो जाना, घर पे संतान की अच्छा, जो समस्याएं होती है इस वजह से होती है? बिल्कुल, संतान की जैसे अगर हम बात करें, कईयों की संतान बहुत देरी से होती है तो ये पितृ दोष उन्हें लगता है। तो जब पितृ दोष लगता है तो कहीं ना कहीं करियर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी आती है। अब कई लोग कहते हैं कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं, नौकरी ना मिलना, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम श्राद्ध के कारण होती है। तो मैं यही कहूंगा कि श्राद्ध अगर आप करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कहीं प्रॉब्लम से सॉल्व होना शुरू हो जाता है। अब कई लोग कहते हैं मेरे को अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, ये भी पितृ दोष का ही कारण माना जाता है। आजकल बहुत सारे लोगों को देखा, वो अपना नाम बदल लेते हैं, उसमें अक्षर एक और डाल लेते हैं, ये क्या महत्व होता है इसका? ये एक्चुअल क्या है कि जैसे ये सारी चीजें ना न्यूमरोलॉजी से चलती हैं। तो जैसे एज मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो मैं इन सब चीज़ों को जानता हूँ और समझ सकता हूँ, क्योंकि इन सब अक्षरों का ना कहीं देखो कोई भी एक ब्रह्मांड है हमारा, वो एनर्जी से जुड़ा हुआ है। अगर ये जितने एक्टर एक्ट्रेस हैं, सेलिब्रिटीज हैं, आप अगर मैं नाम बदलने की बात करूं तो रिलायंस कंपनी ने पीछे अपना लोगो चेंज किया था, गोल्डन कलर में लेके आए हैं। गोल्डन कलर में जब से रिलायंस ने लेके आए उसमें अंदर बढ़ोतरी हुई। और वीडियोकॉन ने अपना लोगो चेंज किया है, एयरटेल ने अपना लोगो चेंज किया है, ऐसे कई कंपनियां हैं जिन्होंने अपना लोगो चेंज किया है। क्यों? इनमें नाम के अक्षर के अंदर एनर्जी काम करती है। तो जब जैसे ए नाम के अक्षर वाले लोग होते हैं, ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, इनके अंदर थोड़ा इगोइस्टिक पर्सनैलिटी भी रहती है इनके अंदर। तो जो डी नाम वाले जैसे व्यक्ति हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनकी लव लाइफ डिस्टर्ब रहती है, इनका कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ब्रेकअप होने लग जाते हैं। तो ये सारे जो नाम का कहीं ना कहीं आंकलन करते हैं, तो हर अक्षर को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो एनर्जी उसके साथ जुड़ती चली जाती है और एनर्जी का बहुत बड़ा महत्व आता है। अगर आप कोई नाम चेंज करता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे, उसके व्यापार के अंदर चेंजेस आएंगे। अगर जन्म का समय और तारीख ना हो तो भी कुंडली बन जाती है? हाँ, अगर मान लो कि किसी, अब अगर हम बात करें कि प्राचीन जैसे बहुत हमारे जो रहते हैं ना, हमारे पेरेंट्स तक ही हैं, मान लो उनके पास जन्म का समय भी नहीं रहता और आजकल तो जन्म की तारीख भी कईयों को नहीं पता होती, आधार कार्ड वाली ही पता होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे बन जाती है प्रश्न कुंडली। तो प्रश्न कुंडली से हम लोग उसकी समस्या का जान सकते हैं। और प्रश्न कुंडली एक सटीक कुंडली, ऐसी कुंडली है जिससे 100% वही रिजल्ट मिलता है जो एक वैदिक कुंडली से पता लग जाता है। तो हम प्रश्न कुंडली से उसके बारे में, उसकी समस्या के बारे में, उसके सुझाव और उसके सोल्यूशन के बारे में हम लोग सब जान सकते हैं। अगर किसी बच्चे का जन्म एरोप्लेन में हो तो उसकी कुंडली कैसे बनती है? हाँ बिल्कुल, अब देखो मान लो कि एरोप्लेन के अंदर अब कोई जा रही है, तो एरोप्लेन के अंदर अब बच्चा पैदा हो गया, अब तो उसकी कुंडली कैसे बनेगी? अब ना तो वो लुधियाना हुआ, ना वो कोई लोकेशन हुई। अब तो वहां से हम लोग, कभी आप देखें कि जब बच्चे का जन्म होगा तो हमारे एरोप्लेन के अंदर भी क्षेत्र आता है, तो वो क्षेत्र को काउंट किया जाता है, जिस क्षेत्र से वो एरोप्लेन उस समय गुजर रहा होता है, उस क्षेत्र के नक्षत्र को फिर लिया जाता है उस समय। क्योंकि जब बच्चे का जन्म एरोप्लेन में होता है तो उसे नोट डाउन कर लिया जाता है कि कौन से क्षेत्र से गुजरा था उस समय, तो वहां के नक्षत्र को काउंट किया जाता है।
तो वहां से उसके अकॉर्डिंगली फिर कोई कुंडली आदमी का इंग्लैंड निर्माण जा होता रहा है, पाकिस्तान के ऊपर से गुजरते हुए बच्चा हो गया, तो उसका जन्म तो स्थान पाकिस्तान। है। जन्म स्थान तो हम लोग पाकिस्तानी काउंट करेंगे वहां के नक्षत्र का, पर अगर लॉ के अकॉर्डिंगली तो उसे नागरिकता वहीं मिलेगी जहां का वो जहाज उतरेगा, जी जी जी। तो ये चीज रह जाती है। कुछ लोग जुड़वा बच्चे होते हैं, क्या उनकी कुंडली एक जैसी होती है? हाँ, अब देखो कहीं सबसे बड़ा लोगों को यही भ्रम रहता है कि एक समय पे दो बच्चे पैदा हुए हैं, तो पर दोनों की तो अलग अलग स्थिति है, एक अमीर है एक गरीब है, तो फिर इन दोनों की कुंडली कैसे अलग काम करेगी, क्योंकि उसका भी राहु वहीं बैठा है और उसका भी राहु वहीं बैठा जी। है। तो वो कई लोग ये सवाल उठा लेते हैं कि भाई एक ही समय पे दो बच्चों का जन्म हुआ है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मंगल एक ही समय पे बैठ के एक जैसा रिजल्ट देगा। जी क्योंकि जब मंगल होगा तो मंगल के नक्षत्र रूप नक्षत्र बदल जाते हैं कि दोनों बच्चे पैदा होने में एक साथ जन्म नहीं होता है, उनमें 1 मिनट का या 2 मिनट का डिफरेंस मेडिकली रहता ही रहता है। तो वो जो 1-2 मिनट का डिफरेंस ही रहता है उसके अकॉर्डिंगली D60 चार्ट बनता है, जो D60 चार्ट के अकॉर्डिंगली उपनक्षत्र और नक्षत्र दोनों के अलग अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर दोनों की प्रिडिक्शन की जाती है। वास्तु शास्त्र का वैदिक ज्योतिषी में क्या महत्व है? वास्तु का हमारी वैदिक से बहुत बड़ा संबंध है, जी क्योंकि वास्तु एक्चुअल में बहुत पुरातन चीजें हैं। आप देखेंगे कई लोग कहते हैं कि हम लोग वास्तु को नहीं मानते हैं। पहले देखो कि जो टॉयलेट होता था वो घर से बाहर बनता था, आज वही टॉयलेट घर के अंदर चलता चलता हमारे बेडरूम के साथ जुड़ चुका है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आज के समय में मिल रहा है। पहले के लोग बहुत ज्यादा खुश रहते थे, अपने उस घर के अंदर बरकत रहती थी, आज उसी घरों में बरकत खत्म होती चलेगी। तो वास्तु में क्या रहता है कि वास्तु की एनर्जी काम करती है। जैसे हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो ग्रह हैं वही हमारे घर का निर्माण भी करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि चंद्रमा है, अब चंद्रमा जिस कुंडली में जहां बैठेगा वो तो प्रभाव देगा देगा, पर वास्तु के अकॉर्डिंगली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी उत्तर पश्चिम दिशा, ये उत्तर पश्चिम दिशा चंद्रमा की मानी जाती है। तो यहाँ चंद्रमा की उत्तर पश्चिम दिशा, यहाँ पे एक उपाय भी मैं बताना चाहूंगा। जितने लोग नशे से जुड़े होते हैं, जो लोग शराब बहुत ज्यादा पीते हैं और इनकी शराब वो छोड़ना चाहते नहीं छूट रही होती, तो वो शराब की भरी बोतल नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन चंद्रमा के उसमें रख दे, तो उसकी शराब की लत भी छूटनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिक, उसका उससे इंट्रैक्शन खत्म होने लग जाता है। तो वास्तु के इस तरह के बहुत बड़ा हमारे जीवन काल के अंदर प्रभाव पड़ता है। हर एनर्जी हमारे जीवन के अंदर काम करती है। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन होती है ये व्यापार की और जॉब की मानी जाती है। अब नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर अगर लोग चेक करेंगे, जिसके भी नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट होगा, किचन होगा, या नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर कोई भी एंटी कलर होगा, येलो कलर होगा, रेड कलर होगा, ऐसे व्यक्ति चेक करके देखें कि इनके लाइफ के अंदर करियर स्टेबिलिटी नहीं होगी। या तो जॉब मिलेगी, जॉब छूटती चली जाएगी, या जॉब मिलेगी ही नहीं, या कोई शॉप कर रहे होंगे, कोई बिजनेस कर रहे होंगे, तो कस्टमर का फ्लो नहीं बढ़ रहा होगा। तो ये इन डायरेक्शंस का बहुत बड़ा महत्व रहता है। ऐसी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, कभी हम टाइम मिलेगा हम वास्तु के ऊपर बहुत स्टीक बातें करेंगे। तो ऐसी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कैंसर को रिप्रेजेंट करती है, बीमारी को। तो ऐसी कई डायरेक्शंस हमारे काम करती हैं। आपको मिलने की क्या विधि है? मेरे को मिलने के लिए, और आप अगर बहुत दूर से हैं, जैसे आप मेरे से नहीं मिल सकते हैं, तो आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर आप मेरे से कॉल या व्हाट्सएप पे अपना मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हैं। तो फिर जो भी समय है उस समय निकाला जाता है, उस समय आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर दी जाती है, फिर उस समय पे आपसे मिला भी जाता है और आपसे बात भी की जाती है। फिर जो आप भी सोशल मीडिया चलाते हैं? सोशल मीडिया बिल्कुल चलाते किस हैं। नाम से आईडी आपकी? सोशल मीडिया पे मेरी आचार्य दीपांशु के नाम से आईडी है। आचार्य दीपांशु अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, वहाँ सोशल आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी आदमी जिसको आपसे मिलना है, कार्यालय कहाँ है आपका? मेरा कार्यालय बराड़ा के अंदर है, और बराड़ा के अंदर आप मेरे को मिल सकते हैं कि उसका आपको एड्रेस मेंशन कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप मेरे को मिल सकते हैं। बराड़ा के अंदर, डिस्ट्रिक्ट अंबाला। और मेरा अंबाला के अंदर भी अगर आप मिलना चाहें तो अंबाला के अंदर मेरी संडे को सीटिंग होती है, तो अंबाला के अंदर आप मेरे को संडे को मिल सकते हैं, अंबाला सिटी के अंदर। बहुत धन्यवाद आपका, आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए। आज के इस पॉडकास्ट के बारे में या लोगों को जो आपने जानकारी दी है, उन सब चीज़ों के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों को अगर कुछ कहना चाहें आज के पॉडकास्ट के बारे में, और जो भी आप लोगों को कहना चाहें, आप कह सकते हैं। जी, मैं आपकी सारी ऑडियंस को यही कहूँगा कि आप एस्ट्रोलॉजी को भ्रम ना मान के, वहम ना मान के, इस एस्ट्रोलॉजी को, इस सनातन की एक बहुत पुरातन विद्या है, इसको अगर आप फॉलो करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हो सकते हैं।
हम यहाँ एस्ट्रोलॉजी से हम एक सही डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं। जी। मेन हमारी लाइफ के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डिसीजन ना लेना। तो हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने करियर का, विदेश कब जाना है उसका डिसीजन, तो ये हम छोटी छोटी चीज़ें ले सकते हैं। और यहाँ जाने से पहले सबको मैं एक टिप देना चाहूँगा कि जितने भी लोग विदेश की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाने के लिए बार बार वीज़ा उनका रिफ्यूज़ हो रहा है और उनका वीज़ा नहीं आ पा रहा है या पीआर की उनको दिक्कत आ रही है, तो वो अपने घर पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी आप दक्षिण और पश्चिम दिशा के अंदर गोल्डन कलर का ग्लोब रख सकते हैं। इसको अगर आप रखते हैं तो आपके विदेश के योग बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आप पंछियों को हरी मूंग की दाल रात को भिगो करके सुबह डालनी शुरू कर दो, तो आपकी जो भी विदेश में आने वाली जो अड़चने हैं वो आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। बाकी कोई भी अगर आपने कुछ भी अपने बारे में कोई भी जानो तो आप हमें ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना आपको कैसा लगा है। धन्यवाद। ये दीपांशु जी थे जो एक सफल एस्ट्रोलॉजर हैं, एक अध्यापक भी हैं, काउंसलिंग भी करते हैं। आपकी समस्या को समझेंगे, आपको समाधान देंगे। आप अपने ग्रहों को पूजा से, पाठ से, दान से शांत कर सकते हो। आपको कोई महंगे उपाय नहीं करने होते। जीवन में जो भी आपसे के साथ हो रहा है ये सब कुछ आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली हो रहा है। चाहते हैं अपना जीवन सफल बनाना, उसके लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। आज के इस पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं दीपांशु जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। इनकी डिटेल, इनके सोशल मीडिया हैंडल, इनका फ़ोन नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आप इनसे संपर्क करिए, ये आपकी हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से यदि आपने कुछ लर्न करा है, हमें कमेंट में लिखिए। हमारे से कोई गलती हुई है, हम उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगर हम और बेहतर आपके लिए कंटेंट बना सकें, क्या जानना चाहते हैं, क्या आपको अच्छा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। बाकी जल्दी मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। यदि आपको इस पॉडकास्ट से कोई सीख मिली है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप एक ज्योतिषी शास्त्री हैं, ज्योतिष जानते हैं, किसी ऐसे ज्योतिष आचार्य को जानते हैं जो अपने विचारों से लोगों की ज़िंदगी बदल सके, जो सनातन धर्म की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचा सके, हमें उनकी डिटेल जरूर भेजें। ये निःशुल्क पॉडकास्ट होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर अभी अपनी डिटेल मुझे व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। जय श्री राम।